नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक इट इजी विद राजीव के एक और इंस्पायरिंग और स्पेशल एपिसोड में। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने लीडरशिप और विजन के दम पर एक नया रास्ता बनाया है या बना रहे हैं। आज का एपिसोड हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हमारे ये गेस्ट सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक थिंकर, स्पीकर और बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर भी है हमारे इंडस्ट्री की। हाई ग्रोथ, हाई ट्रस्ट और हाई क्वालिटी के साथ आज सिक्योरनेट पूरे देश में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड के रूप में जाना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे विजनरी के साथ जिन्होंने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मंत्र खुद जीकर देखा है और दूसरों के साथ शेयर भी किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर शिव शंकर सिंह जी टू टेक इट इजी विथ राजीव। लकीली हम लोग कनेक्ट हुए सर से और सर को हम अपने एक इनवाइट कर रहे थे इवेंट के लिए और पता चला ये दिल्ली में है। दिल्ली में भी ओखला में है जो हमारे स्टूडियो के 100 मीटर के अंदर था और हमने सर को इनवाइट किया। सर ने हमें समय दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। नहीं, थैंक यू सो मच राजू, यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी कि आपके इतने बड़े शो में आज मैं आ पाया। तो सर पहला सवाल, रेडी हैं आप? या सर, प्रयागराज एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी है जिसे अक्सर एक नॉन मेट्रो सिटी के रूप में देखा जाता है। ऐसे शहर से निकलकर आपने नेशनल लेवल पर दिल्ली से लेकर देश के लगभग 15 स्टेट्स तक अपना नेटवर्क स्टैब्लिश किया है। कभी लगा था कि छोटी सी जगह के बैकग्राउंड में कोई लिमिट होगी और आप रुक जाएंगे, या आपने इसे अपनी स्ट्रेंथ समझी एक छोटे शहर से आने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं राजू, इसको हमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ समझी और हमने ये देखा समझा कि जो मेट्रो का आप डेवलपमेंट देखते हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मेरे ख्याल से 4 मेट्रो शहर हम लोग जानते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर माल तो जाके बी, सी और डी सिटीज़ में ही बेचते हैं ना। तो रियल डेवलपमेंट इज़ देयर जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ डेवलपमेंट होना बाकी है। जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन था, जहाँ पर लोगों के इनेबलमेंट की ज़रूरत थी। आज भी अगर हम आईटी पेनिट्रेशन की बात करते हैं या सर्विलांस पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो आईटी इज़ स्टिल बिलो 10% एंड सर्विलांस तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। सो जितने मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर उस छोटी जगह के लिए जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो यही मेरी सोच रही और उसी के तहत हम लोगों ने प्रयागराज के आसपास, प्रयागराज से सराउंडिंग अराउंड 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स में बराबर काम करते रहे एंड वी मेंटेन आवर नंबर 1 सिचुएशन स्टेटस ओवर देयर। राइट। एंड आप लोगों के माध्यम से भी जान पहचान हो रही है। राइट सर। तो सर, प्रयागराज के शहर का सब दुनिया को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही नगरी है जहाँ महाकुंभ हुआ था और पूरी दुनिया, इंडिया के लोग तो गए थे, 60-70 करोड़ लोग गए थे और ग्लोबली टूरिज्म को बढ़ावा मिला था क्योंकि हम ऐसे देश से आते हैं। प्रयागराज की एक ऐसी भूमि है जहाँ पे महाकुंभ होता है और बहुत सारी खासियत है। सर से और भी जानेंगे, अभी चर्चा हमारी शुरू हुई है। लगभग 20 साल तक पूर्वांचल के लीडिंग आईटी एंड सर्विलेंस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम किया। स्टेक सिस्टम, हम सबको पता है स्टेक सिस्टम बहुत ही नोन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स को आप सर्व करते हैं। आपको नेशनल लेवल के कई ब्रांड को आपने सपोर्ट किया, जैसे आपने पहले ही कहा कि बहुत अपॉर्चुनिटी है अपने उस शहर में, उन सबको आपने हेल्प किया है टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन एंड ग्रो देयर बिजनेस। लेकिन सर, उस स्टेज पर जहां खुद का उसके बाद भी सर, मतलब मुझे ये लगता है कि आप इतना सक्सेसफुल चल रहे थे, आपने स्टेक सिस्टम जो कितनी ग्रोइंग, इतनी अच्छी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी पॉलिसी जो मैं आपसे और भी आगे डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ तो ऐसा क्या हुआ आपके माइंड में कि आपने 2017 में सिक्योरनेट से अपना ब्रांड शुरू किया? हाँ, निश्चित रूप से राजू, आज ये बड़ा अवसर है देश भर के आईटी एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ देश के जितने भी लोग कहीं भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हमारे युवा या जो 40-50 साल के लोग हो रहे हैं उनके लिए भी, कि इस बात को समझें कि बिज़नेस किधर जा रहा है और समय पे क्या डिसीजन लेने हैं। 2016-17 में जब ऑनलाइन बूम पे आ गया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर व्यक्ति बहुत थ्रेड में था और थ्रेड बढ़ते बढ़ते आज किस तरह का रूप ले चुका है। ये अलग बात है कि वो एक कन्वीनियंस है और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन उसने कन्वेंशनल या रेगुलर बिजनेस को डिस्टर्ब किया। तो उस समय एक बड़ा देसी सवाल मेरे मन में आया, प्रयागराज वासी होने के नाते। एक तो जो बिज़नेस हम लोग कर रहे थे, मार्जिन सिंक हो रहे थे,
और हमारे वो ब्रांड जो हम हमारे साथ चलते थे, जिनके साथ हम चलते थे, या जहाँ दोनों ने मिलकर एक दूसरे को बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं उन बड़े ब्रांड्स के साथ ज़्यादा फोकस्ड हो गए रादर देन उनके जो पुराने पार्टनर्स थे, जो 20 साल में जिन्होंने ब्रांड को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और ऑनलाइन का सपोर्ट इतना बढ़ गया कि प्राइजेस इतनी कठिन हो गई, और प्लस सर्विसेज, उनका रिटर्न पॉलिसी जो आम लोगों के लिए कठिन थी। ये अलग बात है कि एस्टेक सिस्टम में पिछले 27 सालों से नो क्वेश्चन रिटर्न पॉलिसी है 30 डेज़ की, 60 दिन तक भी कभी कभी कंडीशनल कर देते हैं। तो हम लोग तो आज भी कम्पीट कर रहे हैं। और आपके चैनल पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी। ज़्यादातर लोग, जैसे हम लोग कभी जनरल स्टोर्स पे सामान लेने जाते हैं या कहीं शॉप पे जाते हैं, तो जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन हैं वो क्या बोलते हैं, नहीं भाई मैं तो ऑनलाइन से कम्पीट नहीं करता। मैं एस्टेक सिस्टम में देश के हर कस्टमर को इनवाइट करता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से हम चैलेंज लेते हैं, कम्पीट करते हैं और उससे नीचे प्राइस पर लैपटॉप देते हैं। ये पॉलिसी हमने हमेशा बना के रखी। राइट सर। तो इसके पीछे ये तो एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि अब लगा कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए। एक मेरा ये मानना है कि हमेशा उस इंडस्ट्री में जाइए जिसकी ग्रोथ रेट मिनिमम 20% ईयर ऑन ईयर हो। और आईटी की जो आपके पास डेटा, आईडीसी के डेटा होंगे, बड़ी मुश्किल से जो टिपिकल ग्रोथ आ रही है 5% के अराउंड आ रही है, 10% के आसपास का डेटा दे रहे हैं। कुछ सेगमेंट में डी ग्रो भी हो जा रहा है, कंज्यूमर में थोड़ी ग्रोथ ही है सर, है ना। हाँ। तो हमें ऐसी इंडस्ट्री में जाना था। दो बातें थी इसके पीछे, ये बड़ी रिमार्केबल हैं, दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, कि जब आपको इंडस्ट्री चुननी है तो वो इंडस्ट्री चुननी है जिसकी ईयर ऑन ईयर 20% से कम ग्रोथ रेट ना हो। दूसरा, अभी तक जो हम लोग समझते थे कि ऑनलाइन से कौन से प्रोडक्ट ईजिली डिलीवर हो रहे हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री में जाया जाए जो ऑनलाइन से कम अफेक्टेड हो, और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम उस इंडस्ट्री में गए। हमने ये समझा कि सर्विलांस इज़ द फ्यूचर। अभी तो आईटी पहुंच ही रही थी, अभी भी पहुंच नहीं पाई, बट सर्विलांस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा सबको चाहिए। तो हम लोगों ने एक टैगलाइन बनाई कि कैमरा कोई भी केबल सिर्फ एक, बिकॉज सिक्योरिटी मैटर्स। और केबल लॉन्च करने के पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल था, फनी भी कह सकते हैं आप इसको, कि ऐसा प्रोडक्ट हम करें, एक तो ये देखा कि जिसकी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट वेरी हाई हो, दूसरी कि जिसको उठाने में प्रॉब्लम, जिसको रखने में प्रॉब्लम, जिसको कुरियर करने में प्रॉब्लम, मतलब जो दूसरों के लिए बड़ी समस्या हो, वो उसको हमने अवसर में बदला। और देश में पहली बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्रांडेड सीसीटीवी केबल हमने लॉन्च करी, कैमरे के हिसाब से सीसीटीवी केबल लॉन्च करी। जब टीवी लाइन के कैमरे आते थे, फिर 1 MP, 2 MP, 5 MP तक आने लगे, बट केबल पे किसी ने काम ही नहीं किया। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। बिकॉज ऑफ दैट थ्रेड ऑफ ऑनलाइन हमने इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए जो देश भर में बहुत सराहे गए। 100% कॉपर केबल सीसीटीवी में आज भी हम ही अकेले बेचते हैं। इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम योर टीम। श्योर सर। तो ये एक बड़ा अवसर हमने बनाया कि एक ऐसे सेक्टर को हम चुने जहां हमारे लिए बड़े अवसर हों काम करने के, क्योंकि सब लोग कैमरे पे काम कर रहे थे, लेकिन कैमरे की क्वालिटी जब तक केबल अच्छी नहीं होगी कभी आपको बढ़िया नहीं मिलेगी। राइट सर। तो तब हमने इसको चुना और इस कार्य को किया, और फॉर्चुनेटली वी आर सक्सेसफुल। और अब आईपी के दौर में हम लोग कैट 6 की देश में सबसे ज़्यादा रेंज वाले ब्रांड हैं। हमसे ज़्यादा मॉडल्स, हमसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैट 6 सीसीटीवी केबल कैटेगरी में किसी के पास नहीं है। बहुत ही गर्व महसूस करते हैं आपसे बात करके कि एमएनसी ब्रांड के सामने चुनौतियों को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आई और आपने सिक्योर। सर एक और चीज़, सिक्योर नेट का जन्म नाम कैसे आपने रखा? सिक्योरिटी नेटवर्क क्या है इसकी कहानी? सुरक्षित जाल हिंदी में हुआ। अच्छा, सुरक्षित जाल। सुरक्षित जाल, तो हमें ऐसी सुरक्षा देनी थी जिसको कोई अभेद ना कर पाए। ओके। तो तब तो कैमरा दूर दूर तक नहीं था कि लगा नहीं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कैसे करेंगे कि कैमरे के बारे में तब नहीं सोचा था। तब यही सोचा था कि भाई कैमरा कोई भी, केबल सिर्फ एक। लेकिन अब हम कहते हैं कि कैमरा भी और केबल भी, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। बिल्कुल सर। और आपने डेटा की बात करी, फैक्ट्स की बात करी कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपने ये चीज़ देखा, लेकिन सर लकली आपने उस चीज़ पे हाथ रखा जो आज की हमारी ज़रूरत है, इस देश की सुरक्षा की ज़रूरत है जी। कोई ऐसा आपने चीज़ नहीं चुना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे आईटी में जो आप चुन सकते थे, बट आपने इस चीज़ को, क्योंकि इसमें आपका कहीं ना कहीं आपका जो उद्देश्य है, हम सिक्योर्ड रहें और सेफ रहें। जी। सर
आपके बारे में सर, जब हम लोगों ने क्योंकि सर से मैं 2-3 साल से ही कनेक्टेड हूँ, काफ़ी दिन से नाम सुना था, बट अभी हमारे आपस में बातचीत होती है, बट फिर भी सर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है उतनी बारी जो हमारी टीम ने जुटाई है। सर, एक तरफ आप एक सक्सेसफुल ब्रांड ओनर हैं, दूसरी तरफ एक टेनिस प्लेयर भी हैं, ये मुझे पता चला अभी। आप एक ऑथर भी हैं, बुक भी आई है सर की हमारे पास, और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। सर, सच कहूँ तो एक व्यक्ति में इतने रोल्स कैसे पॉसिबल है? वैसे ही पॉसिबल है जैसे आपने इतनी सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली। हमारा तो काम ही है, हमें तो न्यूज़ की वो चुल रहती है कि हम ढूंढते हैं, और हमारे लिए आज का ये एपिसोड मैंने पहले ही कहा बहुत ही खास है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे आपके बारे में। अगर 2-4 दिन में आप इतनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तो 27-28 साल में इतना काम किया जा सकता है। गूगल ने सर हमें हेल्प किया है, ओपन डोमेन ने। बट सर, मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो हुआ आपका व्यक्तित्व कि आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी हॉबीज़ को, हर चीज़ को बैलेंस किया हुआ है आपने इस दिनचर्या में। लेकिन सर, हमारे पास 24 घंटे हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मेरे पास तो 240 घंटे। ओह, हमें बताइए सर हमारे कैमरा पे कि 240 घंटे आप कैसे बनाते हैं? मैंने वीडियो बनाया था कि समय कैसे बढ़ाएं। आगे मेरा एक सेशन भी इसी बात पे इंजीनियर्स एसोसिएशन में कि वो यही पूछना चाह रहे हैं कि समय कैसे बढ़ाएं। तो जब मैं आया तो मैम भी पूछ रही थी कि समय कैसे बढ़ाया जाए। यस, बहुत आसान है। डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एनालिसिस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। अब मैं रिवर्स चलता हूँ। मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत छोटी चीज़ से भी शुरू होती है, बहुत बड़ी से भी होती है। तो पहले मैं बड़ी से बात कर लेता हूँ कि जीवन की जो सबसे बड़ी मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत है कि आपका अभी इस क्षण लिया हुआ डिसीजन अगले 1 घंटे में कितनी कॉस्ट करेगा या क्या रिजल्ट देगा, अगले महीने में कितना रिजल्ट देगा, अगले जीवन में कितना देगा। अगर आप ये कैलकुलेट कर पाते हैं तो यू नो मैथ। एक तो ये हुआ। दूसरा मैथ इस बात में भी है कि यदि आप अपने ऑफिस के प्यून को भेजते हैं चाय ले आओ, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए पैसा देते समय कि चाय बाहर कितने की है और आने जाने बन के आने में कितना समय लगेगा। यदि आपको ये जानकारी है तो आप इरिटेशन से बचते हैं, सही समय पर डिलीवर कर पाते हैं और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो ये हुई मैथमेटिकल एनालिसिस, छोटे से बड़े तक। मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि बच्चों की ट्रेनिंग आजकल कम हो रही है मैथमेटिकल एनालिसिस की, कि पहले हम लोगों को 100 रुपये मिलते थे या 10 रुपये मिलते थे, जाओ बेटा टमाटर ले आओ, जनरल स्टोर से सामान ले आओ। अभी बच्चे नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस रेट पे सामान आ रहा है। तो दैट्स वाई जो बेसिक मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग थी वो नहीं हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं गैप है। मैं तो देश भर में तमाम युवाओं से मिलता हूँ, तो बेसिक्स पे गैप है। इसका मतलब ही नहीं कि दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो, लेकिन जितना ज़्यादा आप ज़मीन की चीज़ें जानते हैं उतना आपके लिए ग्रोथ को पकड़ के रखना आसान होता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो ऑब्वियसली जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर सीखना था। अब कंप्यूटर के अंदर तमाम आयाम आ गए। अब आज की डेट में सिक्योरिटी के लिए भी आर डिपेंडेंट। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 100% इट वॉज अ टेक्निकल स्ट्राइक। जिसको अगर टेक्निकल स्ट्राइक कहा जाए तो कोई अलग बात नहीं होगी, क्योंकि जो हमें बाहर लड़ते हुए फाइटर पायलट दिख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा जो वॉर रूम में बैठे हुए लोग थे, जो ड्रोन को देख रहे थे, जो कैमरा लोकेशन देख रहे थे, जो कमांड दे रहे थे, दैट वर मोर इम्पॉर्टेंट। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नॉट फॉर ऑपरेशन सिंदूर, दैट इज नीडेड फॉर आवर ऑफिस, आवर बिजनेस। जैसे हमारे ऑफिस में क्या होता है, आपने मुझसे पूछा कैसे टाइम बनाते हैं। यू वोंट बिलीव, एक मेरा एनालिसिस है कि बड़ा से बड़ा आदमी धरती का जो उसका प्रोडक्टिव टाइम है जिसमें कुछ रिटर्न आता है या वो कुछ किसी को देता है, वो दैट इज मैक्सिमम 120 मिनट्स। जस्ट चेक इट आउट, मैक्सिमम। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रांजेक्शन्स में होते हैं, True. हम प्रिपरेशन में होते हैं, हम कुछ और कर रहे होते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव टाइम। तो जब प्रोडक्टिव टाइम 120 मिनट का यानी 2 घंटे का है तो वी हैव 24 आवर्स। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, हमारे ऑफिस में हम व्हाट्सएप करते हैं, काम होता है। वी डोंट कॉल एनीबडी। लोग फ़ोन जरूर करते हैं, फ़ोन से हमेशा गलती होती है। जब भी आप लिख के देते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं, तो गलती की संभावना नहीं होती। अब वापस फिर से आ जाए पहले पॉइंट पे, डॉक्यूमेंटेशन। टू डू लिस्ट बनाइए। काम ही नहीं होता दिन भर में। कौन आज का आप अपना मुझे बताइए, कितने काम थे आपके पास? सर, हम लोगों के काम में तो सर हमें बस इंटरव्यू लेने जाना है, प्रोडक्ट रिव्यूज अगर मैं आपसे लिखने के लिए बोलता, राइट सर, कि टू डू लिस्ट बना लीजिए, तो आप कितने काम लिखते हैं आज के?
सर 8-10 8-10 ना, हाँ 12 घंटे थे भाई। हाँ, राइट सर। तो डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, मैथमेटिकल एनालिसिस, इफ़ यू अडॉप्ट ऑल दीज पॉइंट्स, आपके पास बहुत समय होगा। साइकोलॉजिकली आपने मुझे भी प्रिपेयर करा है कि मतलब इट्स जस्ट अबाउट ये गेम है जो हमें सोचना है कि मैं हमने एक क्या क्या चीज़ सेंटेंस करनी। बोलता हूँ, खाली हूँ एकदम काम के लिए। खाली उद्यम, खाली हूँ एकदम काम के लिए। ओके, खाली हूँ एकदम काम के लिए। Yes. And I never miss anywhere, any invitation, any social gathering, any social responsibility, never ever miss. सो दैट्स वाई यू आर हियर सर, और हम जानना चाहेंगे कि ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी और ऐसी क्वालिटी हम अडॉप्ट कर सके, हमारी टीम जो यहाँ सुन रही है वो अडॉप्ट कर सके, और हमारे चैनल के थ्रू ये मैसेजिंग लोग तक पहुँचे कि जो हम शिकायत करते हैं कि समय नहीं है, प्लीज़ हमारे पास बहुत समय है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी इन चीज़ों पे। अच्छा सर, एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा अगर जाएं फ्लैशबैक में, कि आपका जन्म कहाँ हुआ? ऑब्वियसली प्रयागराज में ही हुए। सो कैसी आपका स्कूलिंग रहा? सिबलिंग्स कौन है? छोटा सा जर्नी आप क्विकली अगर हमसे शेयर कर पाएँ, स्कूलिंग, निश्चित कॉलेज। रूप से करना चाहेंगे, क्योंकि यह बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जगह और परवरिश कैसी भी हो, अब कोई भी बड़ी जगह पर जाकर लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। रही बात मेरे पिताजी की, तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, लेकिन डिसिप्लिन, टाइमिंग और हार्ड वर्क ये उनको डिफ़ाइन करता है। उनको देख के ही ये डिफ़ाइन हो जाता था। ही यूज्ड टू गो फॉर गंगा स्नान थ्रू आउट हिज लाइफ, एवरी डे यस इन द मॉर्निंग। यस, ट्रू गंगा सेवक, ट्रू नेशनलिस्ट। और एक और बड़ी बात उन्होंने सिखाई मुझे, मैं अपने अभी उनके नाम पे मैंने टेनिस टूर्नामेंट भी करवाया था, और अभी मेरी जो अगली बुक आ रही है उसमें पहला चैप्टर उनके नाम से डेडिकेटेड है। कि लोगों को लगता है कि आप राष्ट्रभक्त तभी हो सकते हैं जब आप कहीं किसी को बुरा भला कहें, कहीं झंडा लेके चलें, कहीं बॉर्डर पे जाएं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात करी, वो अगर आज हम लोग अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें तो वी विल बिकम ट्रू नेशनलिस्ट। कि हम लाइट की बर्बादी ना करें, पानी की बर्बादी ना करें, पैसा चाहे उसका कोई भी दे रहा हो। अगर हम देश के संसाधनों को बर्बाद होने से रोक पाएँ तो हम एक राष्ट्रवादी हैं, हम एक नेशनलिस्ट हैं। तो बहुत छोटी सी नौकरी किया करते थे मेरे पिताजी, गवर्नमेंट जॉब में थे। और आज जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें मोटिवेशनल की मैं भी लिख रहा हूँ, लोग लिखते हैं, मैंने उनको सब करते देखा है। उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा ये कर लो, कि कैसे वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आज SIP बता रहे हैं ना, वो SIP का छोटा रूप चलाते थे अपनी ज़िंदगी में। छोटी सी नौकरी थी उस समय, गवर्नमेंट प्रेस में शायद 200 रुपये मिलते रहे होंगे, प्रयागराज शहर में ही ना सर? हाँ जी, गवर्नमेंट प्रेस में थे वो। और फिर ये हुआ कि अर्निंग बढ़ाने के लिए और क्या करें, हम लोग राजस्थान से आए थे, देयर वाज नथिंग टू वी हैव, सब कुछ बनाना था, ईच एंड एवरी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। और भी किस्सा है, मेरे पिताजी, कुछ भाई से विवाद हो गया था, बनाया हुआ घर उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके बड़े भाई बोले नहीं ये तो मेरा है, मैं रहूँगा। तो कोई बात नहीं, 5 डेज़ एक पेड़ के नीचे रहे, बर्तन तक नहीं थे कि उसमें खाना बनाने के लिए। तो मेरी माताजी बताती थी कि अंगोछे में जो है आटा करके बनाती रही। तो दैट वाज ऑल इस कभी मैं इसको इन सबको ना बड़ी ट्रेनिंग और बड़ी इंस्पिरेशन में लेता हूँ कि हाँ हम कर पाए, वी कुड मैनेज। कभी भी इसको हमने किसी दिक्कत में नहीं लिया कि ये कोई प्रॉब्लम थी। तो पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे, प्लस उनके 7 भाई बहन थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी। यद्यपि हमारे परिवार में चाचा वगैरह अच्छी गस्टेड ऑफिसर पोस्ट में थे, बट ह्यूमैनिटी उस लेवल पे लाना और दूसरों के लिए करने की आदत होना कठिन है। जबकि अभी मेरी किताब में तमाम नए चैप्टर्स हैं, अगली वाली में, कि अमीरी के मायने क्या हैं और मनी इज़ मैन मेड, सो मैनी थिंग्स आई हैड रिटन विद माई ओन एक्सपीरियंस। तो मेरे पिताजी के ऊपर 7 भाई बहनों की भी जिम्मेदारी थी अपने साथ साथ, मतलब हम लोग भी 6 लोग थे, 3 भाई अच्छा। बहन।
ठीक है। और आप बड़े हैं सर क्या? नहीं, मैं अपने घर परिवार में सबसे छोटा हूँ। अच्छा जी। तो फिर धीरे धीरे वो करते रहे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आज की इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो ही ट्रूली अ फाइनेंशियल मैनेजर एंड ट्रूली अ सोशल पर्सन। उन्होंने अपने जीवन में हमारी रिश्तेदारी नातेदारी में कम से कम नहीं तो 400 से ज़्यादा तो शादियाँ करवाई। जो आज की डेट में प्रॉब्लम हो रही, लोग किसी को बता नहीं रहे हैं, हमें शादी.com पे जाना पड़ रहा है और तमाम वेबसाइट पे जाके फिर उसके बाद जाने बैठे हुए कितने शादी तलाक हो नहीं हो रहे रही हैं। और सर। विश्वास करिए, उनकी कराई हुई शादी वो भी नहीं 400 रही। में से एक में भी तलाक नहीं हुआ। ये आज पहली बार आपके साथ ये कहने का अवसर मिला, जी। बट ये उनकी बड़ी क्वालिटी थी। और मैं कई बार लेके जाता था उनको, मेरी हीरो बुक थी। बाद में शादी के दिन अलग व्यवहार लोगों का रहता था। खैर, वो कर्मयोगी थे, अपना कार्य किए, निकल गए कि नेकी करो दरिया में डाल। तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन लगता था कि नहीं, इसके साथ साथ कुछ और करना पड़ेगा। तो जनरल स्टोर चलाते थे। माई मदर यूज टू जस्ट टेक केयर जनरल स्टोर। तो धीरे धीरे अपना करते रहे। अब बात आई वेल्थ क्रिएशन की, जो हम आज बात करते हैं। जो म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना कि मनी अमाउंट नहीं मैटर करता, टाइम मैटर करता है। तो वो क्या करते थे कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे, फिर एक रूम बनवाते थे, फिर उससे रेंटल आता था, फिर एक रूम बनाते थे। तो अपने जीवन काल में उधर हमारे यहाँ स्टूडेंट डेंस एरिया है, जहाँ हमारा पुराना घर है सलूरी साइड में, गल्ला बाज़ार में। तो वहाँ पे स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत थी। एंड आप जानते हैं कि प्रयागराज की एक और पहचान है कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। तो उसकी वजह से एजुकेशन हब था। अरे अभी तक IAS PCS का गढ़ ही था वो। अगर आप पीछे रिकॉर्ड उठाएंगे तो तमाम IAS PCS मतलब जब रिजल्ट आते थे तो वहीं से निकलते थे। तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते थे। तो बहुत अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर रेंटल इनकम की। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, कभी जीवन में लोन नहीं लिया, और अपनी कैपेसिटी, जिस प्रकार की उनकी नौकरी थी, जिस प्रकार की दिनचर्या थी, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही क्रिएटेड अ गुड वेल्थ। और वेल्थ से ज़्यादा हम लोगों को ये सिखाया कि वेल्दी कैसे बना जाए, कैसे अपने संसाधनों को थोड़ा थोड़ा करके काम पे लगाया जाए, जिससे कि वो फिर रिप्रोड्यूस करें। कि एक कमरा बनाया, फिर दूसरा बनाया, जाते जाते अपने जीवन काल में करीब 100 कमरे बनाए उन्होंने। तो ये एक बड़ी उनकी क्वालिटी थी। बहुत सिंपल रहते थे। बहुत सीखा होगा सर आपने उनसे, सारी ये सीख। ऑब्वियसली हार्ड वर्क उनसे सीखा मैंने। जनरल स्टोर चलाते थे, अपने सर पे 50 किलो का बोझा लेके चले जाते थे, जस्ट टू सेव 2-5 रुपीज़ एट दैट टाइम। ट्रॉली वाला या इक्के वाला, उस समय इक्का चला करता था, ट्रॉली नहीं चलती थी। हाथ वाली सर? नहीं, इक्का घोड़े पे चलता था। अच्छा, घोड़े पे, है ना। अभी भी शायद आपको वहाँ कलकत्ता में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की एक बढ़िया मोटिवेशनल जर्नी रही, बहुत ही शानदार लर्निंग वाली। कि एक एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि कैसे हार्ड वर्क को आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से किया जा सकता है, जिसमें कुछ भी मिजरेबल नहीं है। मैं ये स्टोरी बिल्कुल मिजरेबल की नहीं बता रहा हूँ कि नहीं मुझे बड़ी दिक्कत थी, बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। वी आर वेरी हैप्पी। और उनकी लर्निंग, उनका आशीर्वाद है कि आज आपकी जो बात है कि 15 स्टेट तक हम पहुँच पाए और उनकी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत अच्छी बात मेरे पिताजी कहते थे, इस चैनल आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ राजीव। हम लोग अक्सर ये कहते थे कि पिताजी कार खरीद लीजिए या ज़मीन खरीद लीजिए, तो बोलते जब वक्त आएगा तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में बड़ी बढ़िया बात बोलते थे, वो मुझे बड़ी पिंच करती है। कि बोलते थे, मैं बोलता था कि अभी सस्ती है ले लीजिए, कल महंगी हो जाएगी। बेटा जब पैसा जेब में होगा ना तो सब सस्ता होगा। एंड दैट इज़ डैम फैक्ट। ये मेरी ज़िंदगी में हुआ। जो ज़मीन मैं 4,000 रुपये गज में नहीं खरीद पाया, वो मैंने 4,000 रुपये फिट में खरीदी। तो इस तरह के इंस्पायरिंग और लीजेंडरी पर्सन मेरे पिताजी थे। और उन्होंने हम लोगों को सिखाया ये बात कि कैसे डिसिप्लिन रहा जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे अपने संसाधनों को काम में लगाया जाए, और कैसे सोसाइटी में अपने आप को बेहतर स्थिति में रखा जाए, बिना इस बात को सोचे कि रिटर्न में क्या मिलेगा। आपके पापा की जो मतलब जो आपने देखा अपने जीवन काल में, वो इम्पैक्ट आप पे दिखता है। आपने तो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं कहा उनके बारे में, बट जैसे मैं आपको जान रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो छवि आप में ही है, कि आप अपनी चीज़ों के वो उस ज़माने में कर गए, आप आज के ज़माने में कर रहे हो, यही फ़र्क है सर। लेकिन एक चीज़ आप मिस कर गए सर, आप छोटे हैं, ये मुझे पता चला घर में। तो बचपन की कुछ कहानी, कभी स्कूल से भागे हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ हो, मम्मी ने पकड़ा हो, चाहे कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसी स्टोरी जो आपको शायद कभी कुछ सिखा गया हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसा लेसन आपने देखा हो अपने छोटे बचपन, स्कूल का, कॉलेज का, कोई भी किस्सा सर? नहीं, स्कूल कॉलेज में एक बढ़िया बात तो ये थी कि मैं तब प्लेयर नहीं था, बट मैं कैप्टन ऑलवेज था। अच्छा जी।
फ्रॉम द डे फर्स्ट। Okay. मतलब स्टेज पे मैं ज़रूर बोलता था, पहले स्पीच बोले थे, हाँ स्पीच ही, यही मोटिवेशनल जो लीडरशिप दिख रही है ना वो शायद तब से ही थी। क्लास मॉनिटर्स तो रहना हम्म, और स्कूल में बेटर पोजीशन टॉप 3 में रहना, और वैसे कोई इस तरह की मिस्चीवियस वाली चीज़ तो नहीं रही। कभी सर Mischiefs बंक वाले- नहीं किया आपने? नहीं, ये अवसर तो मतलब नहीं बना पाए। माहौल ही ऐसा था, सब स्टूडियोज थे घर में कि पढ़ना है, फोकस्ड रहना है और नहीं अपना। नहीं, कोई स्टूडियस नहीं था, हम्म, क्योंकि भले मैं इसको मोटिवेशनल बातें कहता हूँ बट बहुत सारे लोगों के लिए वो अभाव था, लेकिन मैंने उसको स्वभाव नहीं बनाया। इसीलिए मैंने पिछली किताब में चैप्टर लिखा कि अभाव को स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सिचुएशन टफ रही थी उस वक्त, लेकिन उसी मैं बार बार उसको चूँकि लर्निंग कहता हूँ। सिचुएशन टफ की आदत स्थिति ये थी कि मैं स्वयं 12th में हूँ और 10th के बच्चे को पढ़ाता था। पापा के बारे में तो आपने इतनी सारी बातें करी और बहुत ही क्लोज इम्पैक्ट रहा है और आपने अपनी जिम्मेदारी समझी है। छोटे होने के बाद भी आप बिगड़े नहीं हो। वैसे कहा जाता है कि छोटा बहुत लाडला होता है और बिगड़ जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मम्मी का, आपकी माता जी का भी बहुत योगदान रहा है आपको शेप करने में से। उनका बड़ा योगदान रहा है, और घर की जिम्मेदारी भी संभालती थी, छोटा सा बिजनेस था उसको भी संभालती थी, और उनकी एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती थी, क्लास तो बंक नहीं करी हम लोगों ने, लेकिन मूवी देखने चले जाते थे। तो जब लौट के आते थे तो बड़ी अच्छी बात बोलती थी, जो मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, एंड दैट इज़ फॉर एवरीवन। बड़ी अच्छी बात है, ये मैंने अभी अपनी किसी किताब और वीडियो में भी बोला है कि जो करोगे अपने लिए करोगे। ये एक सेंटेंस है जो एक माँ की इमोशंस को ना पूरी तरह से बयां करता है कि भाई मेरा क्या है, मैं तो तुमसे ज़्यादा उम्र की हूँ, तुमसे पहले चली जाऊँगी, लेकिन इट्स योर लाइफ, आइदर यू मेक इट और ब्रेक इट। तो ये बात तब तो शायद उतनी नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अब बहुत समझ में आती है कि जो करोगे अपने लिए करोगे, क्योंकि आपके एक्शंस आप पे ही इम्पैक्ट डालेंगे, दूसरे पे नहीं करेंगे। तो माता जी की ये लर्निंग जो मुझे हमेशा रहती हैं, और भी बहुत सारी बातें थी, उनकी कही हुई कहावतें थीं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने यूट्यूब में, बुक्स में, तमाम बातें ऐसी बोलती थी जो समय समय पर याद आती रहती हैं। और माँ तो माँ ही होती है, उनके बारे में क्या बिल्कुल सर, जाएगी। माँ से रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता जी। और बच्चे का जन्म, चाहे बेटा हो बेटी हो, माँ तो साथ ही रहती है हमेशा, चाहे हो ना हो सर। कुछ ऐसी चीज़ जो मिस बड़ी करते हो बड़ी मम्मी का? करेजियस थी। जो करेज की मैं बात करता हूँ ना, शी वॉज ट्रू फाइटर, ट्रू करेजियस पर्सन। हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई कि आदमी, लाइव बात बता रहा हूँ अपनी आंखों के सामने की, तब उस समय इतना कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं था, और जो हम फिल्मों में देखते हैं ना वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 15-15 लोग बड़े असलहे लेकर ऐसे घर के बाहर से, क्योंकि हम लोग उस एरिया के बेटर पीपल में थे, हमारे पिताजी कर्मठ था, माता जी का साथ और परिवार के, तो धीरे धीरे वी मेड आवर सेल्व्स इन अ गुड पोजीशन। और हमारे पिताजी को वहाँ सेठ जी कहते थे। तो 12-15 बंदूकधारी ऐसे आते थे, डराते थे। एक आध बार रैंसम भी देना पड़ा, क्योंकि उतनी अप्रोच नहीं थी, हम लोग बाहर से आए थे कि पुलिस से करके। फिर हम लोग जब धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो फिर चीज़ें बदल गई। लेकिन उस सिचुएशन को फेस करते हुए मैंने अपनी माताजी पिताजी को देखा। फिर हमारी ही दुकान के ऊपर आके एक बदमाश, वो हम लोग के साथ पढ़ा हुआ ही लड़का ही था, लेकिन आ गया, उसका मन किया चलो लूट लेते हैं। तो ऐसे गन, खुली गन, मतलब जो फिल्मों में देखते हो, मैं आपको लाइव आंखों देखी बात बता रहा हूँ। देखो मेरी माताजी ने ऐसे हाथ से पकड़ लिया उसको, और तराजू का बाट था कि हम साले सर फोड़ दूंगी। तो वो मैंने करेज देखा उनकी आंखों में। इसीलिए मैंने आपके साथ जब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा था, तो मैंने बोला हर व्यक्ति के जीवन में 3 क्वालिटी यदि हैं तो उसको बेहतर इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता, ग्रोथ से उसकी कोई रोक नहीं सकता। कृतज्ञता, विनम्रता और साहस, ग्रेटिट्यूड, हम्बलनेस एंड करेज, ये 3 क्वालिटीज़ प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए। इन तीनों से ही मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, एवरीवेयर। किसी भी इंसान को आज हम पूछते हैं बड़े बड़े नाम को, कलाम साहब, गौतम बुद्ध, विवेकानंद जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दे ऑल आर नोन फॉर दीज 3 क्वालिटीज़। फैक्ट सर। सर कुछ मम्मी के हाथ का कौन सा वो खाना है जो आपको बढ़िया लगता था? कुछ ऐसा कुछ याद है?
मम्मी तो जो ही बना देती थी सब बढ़िया बट होता फिर भी था। कुछ फेवरेट होता है, जैसे हम लोग राजमा चावल के लिए क्रेविंग रखते हैं कि भाई मम्मी के हाथ का राजमा चावल खाना है। नहीं, आपका क्या रहता मेरा था? तो ऑल टाइम फेवरेट जैसे दाल स्कूल से घर गए दाल रोटी दाल चावल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। आज भी मैं तो इन लोगों के साथ 5 स्टार में भी जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, दाल रोटी ले आओ। यही आपको अलग बनाता है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं आप सर, और प्रयागराज से आपने अपनी सफर को जो शुरुआत करी, बहुत सारी बातें अभी सर, अभी तो हम मिड में पहुंचे हैं, अभी हमारे पास और वक्त है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। थैंक यू कि सर। तमाम सारी चीज़ें वो जो आगे किताब में आती वो आज आप सब बुलवा ले रहे हैं। सर मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने आपके वीडियोस भी काफ़ी देखे हैं सर, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, छोटी छोटी सिटीज़ में जाते हैं, यूथ आपका फोकस है, क्योंकि यूथ हमारा फ्यूचर है जो इस देश की इकोनॉमी और देश को और आगे लेके जाएगा, तो उनसे भी मिलते हैं, उनको आपको इंडियन स्मॉल बिजनेस इकोसिस्टम किस डायरेक्शन में दिख रहा है वो दिखता होगा, क्योंकि कोई छोटा एंटरप्रेनर है, बड़ा एंटरप्रेनर है, बट उसकी सोच क्या है, क्या करना चाह रहा है वो, क्यों। और सबसे बड़ी बात अभी के जनरेशन में ये है कि आपने जो कहा ना, साहस या रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, वो डरते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो कैसे आप उन लोगों को भी क्या सीख देते हैं, क्या मोटिवेशन उसका करते एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने एनालिसिस करी, और मैं जल्दी ही शिवशंकर सिंह शो या एक मास्टर क्लास लेके आने की तैयारी में हूँ, और अगर समय रहेगा तो एक और मेरा बड़ा विषय है जो इसी से रिलेटेड है, उस पर बात करना चाहूँगा। हुआ क्या कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्होंने वो तीनों काम में बिलीव नहीं किया जो आपने मुझसे पहले बुलवाया: डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। राइट, है ना। मैथमेटिकल एनालिसिस केवल आज के हिसाब की नहीं करनी होती है, अब से 5 साल बाद क्या होने वाला है, आपकी कंपनी कहाँ होगी, ट्रेंड, इस पे भी करनी होती है। दे हैड नेवर डन इट। वो सुबह से शाम एक ही में अर्जेंट हैं, दे नेवर क्रिएटेड टाइम फॉर देमसेल्व्स, दैट्स वाई दे कुड नॉट मेक इट बिग। और जब वो दुकान की दुकान रही तो जो आसपास का यूथ है, चाहे उनके घर का बेटा है, पोता है, नाती है, उसको लगा यार 20 साल 30 साल से दादाजी या पापा यहीं के यहीं हैं, तो और जब भी आते हैं यार क्या बताएं, बड़ा परेशान है। तो ये साइकोलॉजी ने हमारे देश में जो डेटा मुझे आइडिया है, तकरीबन 10% दुकानों के शटर बंद हो जा रहे हैं प्रतिवर्ष। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि जिन लोगों ने उस दुकान बिजनेस को चलाया, उन्होंने उसको स्केल अप करने का कोई प्लान नहीं किया, यानी शॉप को बिजनेस में कन्वर्ट करने का प्लान नहीं किया। तो बाहर से जो दूसरे लोग आए, आज बड़े बड़े जायंट्स हैं, चाहे ई टेलर्स हैं, चाहे लार्ज फॉर्मेट रिटेल्स हैं, उन्होंने वो कार्य कर दिया। जबकि आज भी तमाम पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने को बड़ा किया। जैसे मैं हर जगह बोलता हूँ, हमारे यहाँ प्रयागराज में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ। उन्होंने बिज़नेस को स्केल अप किया और उनके बेटे भी आ गए, उनके परिवार के सदस्य भी आ गए, सारे युवा उसमें आ गए, बिकॉज उन्होंने दिखाया कि हाँ, इस बिज़नेस को भी हम स्केल अप कर सकते हैं। हमारे यहाँ के सेल्स करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा बिज़नेस है, काफ़ी बड़ा 4 स्टोरी बिल्डिंग है, और दे आर डूइंग गुड थिंग, वो रिलायंस से compete कर रहे हैं। ऐसे ही एक कपड़े वाले हैं मदन करके, बहुत सारे स्टोर खोल। तो जब आप स्केल अप करते हैं तो आपकी युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ती है। जब आप स्केल अप नहीं करते हैं और आप बताते हैं यार ये तो बड़ा कठिन काम है, तो कैसे जुड़ेगा कोई। तो ये दोनों पे जिम्मेदारी है। ये बड़े की जिम्मेदारी थी छोटे को ये बताने की कि नहीं यार, ये तो प्रॉस्परस है, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड वी कैन ऑल्सो डू द थिंग्स जो और लोग कर रहे हैं। भाई हमारे ही शहर से अलग पांडे निकले, 101वां यूनिकॉर्न बना इस देश का, प्रयागराज का पहला यूनिकॉर्न बना। यूट्यूब पे पढ़ाई तो रहे थे। तो ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में हर जगह अपॉर्चुनिटी है, हर युवा के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नौकरी और बिजनेस में एक डिफरेंस भी है। नौकरी में क्या होता है, फिक्स होता है परंतु लिमिटेड होता है। बिजनेस में फिक्स नहीं होता परंतु अनलिमिटेड होता है। लेकिन लोग अनलिमिटेड की तरफ ना जाके ऑप्शन बी चुन लेते हैं, आसान ज़िंदगी चुन लेते हैं। तो आसान ज़िंदगी चुनेंगे तो चीज़ें भी उतनी ही मिलेंगी जितनी आपको ज़रूरत से कम पड़ेगी। तो युवाओं को मेरा यही है, युवाओं से ज़्यादा मिड एज लोगों, मैं ये कहता हूँ, हो सकता है कहने सुनने में ख़राब लगे, इस देश की प्रॉब्लम है मिड एज पीपल। पता है क्यों? सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। ये सेंटेंस बोल के देखिए राजू भाई, दोहराइए जरा। सेटल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड क्या बता रहा है ये? कि अब कुछ नहीं करना ही नहीं। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। ये सेंटेंस एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसका इलाज कब मिलेगा नहीं पता, जिसकी वजह से हमारे देश के युवा के अंदर, ज़्यादातर देश के युवा के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल होते हुए भी वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रही।
बिल्कुल फैक्ट है सर। इस सेंटेंस से निकलने की ज़रूरत है। ये भी चैप्टर है सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। हमारे इस पॉडकास्ट के में सर आपके हर एक चैप्टर के राज खुलते जा रहे हैं और होपफुली कि ये ज़्यादा क्रेज बनाएगा हमारे ऑडियंस में, जो हमारा टीजी है जिसमें हम लोग काम करते हैं। आपके बुक का वेट कर रहे हैं लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा सर। मैं फिर इस चीज़ पे फोकस, मतलब जनरली इतना सोच के कोई नहीं आता है हमारे इस पॉडकास्ट पे जो इन चीज़ों पे बात कर सके कि हमारी जिम्मेदारी, मिड लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि युवाओं को हम प्रोत्साहन करें। जैसे आपने बोला ना सेटल एंड एस्टेब्लिश, आप सोच के देखिए ना। बिल्कुल सर, मेरे को अभी लाइव एग्जांपल है मेरा। हाँ भाई, द मोमेंट आप जैसे ही अपने दिमाग को ये बात बताते हैं कि आई एम सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश, इट मीन्स नथिंग लेफ्ट टू अर्न, नथिंग लर्न टू लर्न, है ना। कुछ भी बचा ही नहीं, अब तो बस खत्म, मौज। छोटी छोटी बातें हैं, यानी जो शब्द, जो वर्ड आप यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, और वो आपको ही डिसाइड करते हैं कि आप किधर जाओगे आगे। अगर आपने ये वर्ड्स जो अभी हमने सेटल्ड और स्टैब्लिश्ड बोला है, सच में एक पल को आप भी सोचना, आप भी सोच के बोलना कि उसके बाद आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बैकग्राउंड में आ गया कि हो गया है सब कुछ। थैंक्स सर, ये बहुत ही हमारे इस पॉडकास्ट का ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ हम टेक अवे है हमारे ऑडियंस। थैंक यू राजू कि आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं देश के लोगों से ये बात कह पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसकी पीड़ा है। एक और बहुत भयानक सच हमारे देश के सामने आने जा रहा है। 10% शटर नहीं बंद हो रहे हैं, 20% करीब बंद हो रहे हैं। और जापान में तो बिजनेस ही बंद हो जा रहे हैं हर साल, बिकॉज देयर इज नो हेरिटेज, और कोई भी उसको चलाने वाला नहीं है। 30 साल 40 साल मेहनत करके आपने ब्रांड बनाया। मैं अपने सेशंस में ये बात बोलता हूँ कि हमसे ज़्यादा हमारे बिजनेस की आयु होती है। तो जिस चीज़ की आयु हमसे ज़्यादा है तो उसके लिए काम भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा, उसकी नर्चरिंग के लिए भी काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका ब्रांड, उसकी मेहनत आगे चले, लेकिन चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे। हम लोग इस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ NGO टाइप का बना के, कि जो लोग बिज़नेस नहीं चला पा रहे हैं हम उनकी कोई हेल्प कर पाएँ। ऐसा हमने एक प्लान किया है कि जो लोग 60 के अराउंड हैं, उनके घर में कोई उत्तराधिकारी नहीं है और वो बिज़नेस को ना चला पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि आगे साल 2 साल में हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा NGO बनाए टू हेल्प दीज पीपल। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती सर कि समाज के लिए सोचना और इस हद तक सोचना और कुछ चीज़ें करना उनके लिए और पे बैक करना समाज को। तभी हमारा ये कंट्री, खासकर इंडिया, भारत देश महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने लिए नहीं सोचता। बहुत ऐसे लोग हैं, शिव सर जैसे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए सोच रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है शायद जब हम अगली बार मिलेंगे तो उस पर भी डेवलपमेंट आप मुझसे शेयर करोगे सर कि क्या। हाँ, नहीं, मैंने थोड़ा होमवर्क किया है, बट अभी उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो भी एक ब्रांड बनने के बाद ही होता है। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस कि लोग ये रिकॉग्नाइज करें कि हाँ, हम उनकी हेल्प करने लायक हैं। क्योंकि आप IT से, आप मुझे जानते हैं तो आप मेरे पे तुरंत बिलीव कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग नहीं कर पा रहे उनका बिलीव सिस्टम ही तो तोड़ गया है, इसीलिए तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको बिलीव होता कि 67 साल में भी कोई बिजनेस बना सकता है और 80 साल तक दुनिया की सब बड़ी कंपनियों में शामिल कर सकता है, तो हारते नहीं वो, मरने के पहले मरते नहीं वो जी। और उस बिजनेस को उसी पैशन से चलाते जिस पैशन से उन्होंने अपनी युवा अवस्था में शुरू किया था। बहुत अच्छी सोच है सर। और जो आपकी किताबें हैं, जो आपके वीडियोज आ रहे हैं, आपका चैनल है, उसके माध्यम से ही लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है और मुझे लगता है कि शायद बदलाव आता होगा और ज़रूर कुछ अचीव कर पाते हो अपनी ज़िंदगी में। हाँ, कभी कभी मैसेज कॉल आती है लोगों की कि सर आपने ये कहा था तो इससे हुआ था, एंड इट गिव्स मी प्लेजर। नहीं सर, और ये जो आपने मास्टर क्लास वाला जो आपने बोला है, क्योंकि आप इट्स टेक्नोलॉजी इतना जल्दी से बदल रहा है, इतना तेज़ी से बदल रहा है। एक बुक का जो लाइफ साइकिल है, फिर उसको रिपब्लिश में 2-3 महीने 4 महीने लग जाता है। लेकिन जब आप ऐसे मिलते रहेंगे लोगों से तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी और जिनको जो ज़रूरत है आपसे सलाह लेने की या जो आपकी लर्निंग है उसको अपने बिजनेस में उतारने के लिए, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं सर। उसकी न्यूज़ भी हमारे थ्रू आपको पब्लिश करवानी पड़ेगी। हाँ, नहीं, बिल्कुल करेंगे। और आज तो पहली बार शायद मैं किसी नेशनल पॉडकास्ट में हूँ, एंड वंस अगेन टेक इट इजी विद राजीव। ये तो अलग बात है सर कि आपने टेक लिखा है, हम इसको टेक इट कह रहे हैं क्योंकि हम लोग टेक की बात कम कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी की बात ज़्यादा कर रहे हैं। और इजी रखने की ज़रूरत है सर। हर बिजनेस में प्लस माइनस है और हम लोग उस कम्युनिटी से डिपेंड करते हैं जो हमारे IT जो है हमारे देश की तरक्की, और आपने अभी जो हमारा अभी रिसेंट जो पाकिस्तान के साथ जो मसला हुआ उस पर भी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वही प्रूफ करता है। और आगे आने वाला वक्त ही हम जैसे लोग
जो इस कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं और इन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि ग्रोथ और होता रहेगा। जैसा सर का मिशन है ज़रूर चलता रहेगा। सर अब कुछ चीज़ें हैं जो और भी जानना चाहता हूँ मैं आपसे। करीब करीब आपका 2 डिकेड का मोर देन 96 में आपने इट्स गोइंग टू बी 3 decades 3 डिकेड सॉरी 28 साल 29 साल आपका 28 years इट हैज़ बीन मार्वलस जर्नी ओके एंड 15 मतलब 2015-16 के बाद आपने और भी डाइवर्सिफाई किया नॉट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस विच यू आर रनिंग। रीज़न आपने बता दिया कि क्या रीज़न था उसका। तो सर आप लगभग 2 डिकेड से सर्विलेंस और आईटी इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं और आज जब इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से डिजिटल बन रही है और आपको लगता है कि स्मॉल और मीडियम टेक्नोलॉजी के आईटी पार्टनर्स इस स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं जबकि अपॉर्चुनिटी है बट कहाँ लैग कर रहे हैं या उन्होंने कुछ नए टूल्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या आपका मैसेज उन लोगों के लिए? कीप लर्निंग ऑलवेज बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। दुर्भाग्य यही है जो मैंने बोला कि सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड आदमी पढ़ाई उस दिन बंद कर देता है जिस दिन चाहे नौकरी कर लेता है चाहे बिजनेस कर लेता है। जबकि बिजनेस या नौकरी, क्योंकि ज़िंदगी चल रही है, आपके आसपास की सब कुछ चल रहा है, आप रुकने की तैयारी में हैं। आपने पढ़ना बंद कर दिया, आपने सीखना बंद कर दिया, तो आपने तय कर लिया कि अब तो मैं आज के बाद सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड हूँ और मैं एक नया अध्याय लिखूँगा मिजरेबल लाइफ का, नॉन ग्रोथ का। ये एक बड़ा फैक्टर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। इसी पे मैंने वो चैप्टर लिखा था, अभाव को स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। और आपके आसपास मेरा जो अंदाज़ा है, जो महंगाई की दर भारत सरकार बताती 7% 8%, वास्तव में इतनी नहीं होती, करीब 20% होती है, विशेष तौर पे जब एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में होते हैं तो। क्योंकि आपका इंफ्रा कॉस्ट, आपकी एम्प्लॉई कॉस्ट, आपका बिजनेस रनिंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20% की दर से बढ़ जाता है। तो मैं आजकल एक बात बोल रहा हूँ, अपने सभी सेशंस पे बोल रहा हूँ कि यदि आप 20% की दर से नहीं बढ़ रहे हैं तो वास्तव में आप घट रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग बाय 20%, इट मीन्स यू आर री ग्रोइंग। तो और ग्रोथ का माइंडसेट तो एक ही जगह से आता है कि कम्पिटिटिव रहिए, लर्निंग करिए, नए हॉरिजन, मिशन, विजन, इस पे काम करिए। लेकिन जैसे ही, मतलब मैं रोज़, कल भी मैं अपने एक रिलेटिव के साथ था, दे आर इनटू गवर्नमेंट जॉब एंड उनको प्रॉब्लम हो रही है जॉब करने में, तो मैंने कहा जॉब छोड़ दीजिए। फिक्स इनकम की जब तक आदत रहेगी ना, हम कभी भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को बड़ा नहीं कर पाएंगे। सेटल्ड और एस्टेब्लिश होने की मानसिकता ही प्रॉब्लम है। ये सभी के लिए है, चाहे किसी ने आज बिज़नेस शुरू किया, चाहे 10 साल बाद किया। और कोई भी बिज़नेस को ठीक पोजीशन में लाने में 5 साल और 10,000 घंटे लगते हैं। लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। तमाम आज तक ये ड्रीमी टाइप की चीज़ें हो रही हैं कि एक नया बच्चा आया, 10,000 करोड़ कहीं से ले लिए, फिर वो कर लिए, फिर वो फेल हो जाता है। और मैं तो देख रहा हूँ जितनी मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ आई हुई है, ज़्यादातर फेल लोग, 300-500 करोड़ की फंडिंग उठाई, फेल हुए, अब वो राइटर बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ फेक चीज़ें लोगों में उत्पन्न कर रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि लोग काम ही इसलिए कर रहे हैं कि मुझे फंड रेजिंग करना है। जी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 2-4% लोग भी स्कूल से पढ़कर या बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर आकर फंडिंग ले लेते हैं। फिर फंडिंग करने के बाद ऑफिस बना रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। रादर देन मेकिंग बिग बिजनेस, दे आर जस्ट स्पेंडिंग मनी। इसमें सर कोई ये नहीं है, ये नेशनल न्यूज़ पे आया हुआ है कि अभी जो कुछ स्टार्टअप्स हैं उन्होंने कैसे मिसयूज़ किया है जी फंड्स को और वो तो चीज़ों ये को। इससे क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आप एक फेलियर का टैग ले लेते हैं, फिर उसके तमाम सारी चीज़ें होती हैं। भाई हमारे देश में ये किस्सा हुआ कि जो कॉफ़ी कैफ़े डे वाले, उनको आत्महत्या करनी पड़ी बिकॉज ऑफ हैवी डेट। तो इसका कोई रिलेवेंस किसी बात से नहीं है, लेकिन बिजनेस फंडामेंटल तो स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चलता है ना। वो केवल फंड रेजिंग से नहीं चलना। फंड रेजिंग मतलब तो आप डेट में फंसते जा रहे हैं। फंड रेजिंग होते तो सब स्टार्टअप जो होते हैं सर यूनिकॉर्न बन जाते हैं। सबने तो ले लिया भाई fund। हमारा देश सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेल होने वाला स्टार्टअप का भी देश है। लोग बोलते हैं 10%, सर आपका परसेंटेज क्या है सक्सेसफुल का स्टार्टअप में? 10% भी नहीं है। 10% से लो है, कम है। 10% से लो। हम लोग देखते हैं अपने शहर में लोगों को बिज़नेस खोलते हैं, बंद करते देखते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है अंदर, बिज़नेस को समझने की ज़रूरत नहीं है। और लोग एक कुछ छोटी छोटी बातें मैं और हमेशा करता हूँ, मैं सिखाना बताना भी चाहता हूँ कि एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस नहीं समझते लोग। तो आपके माध्यम से मैं बात बता देना चाहता हूँ, एक लाइन के एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस है। मेरे ही ऑफिस में होता हूँ मैं पूछता हूँ एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस। आईफोन EMI पे खरीदना एसेट है कि लायबिलिटी? आप बताइए सर लायबिलिटी हो गया ना।
अदरवाइज भी एसेट अपनी इनकम से ज़्यादा का प्रोडक्ट खरीदना एसेट है, लायबिलिटी, चाहे आप कैश पे खरीद लीजिए। लाइबिलिटी है, क्योंकि जब हमारा इनकम का जो कैपिंग है उसके बढ़ के हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू पे बैक। वॉरेन बफेट की एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि वो कहते हैं कि लग्जरी तब खरीदिए जब आप उसको 2 बार खरीद पाए। मतलब बहुत ही अच्छी लगती है मुझे बात कि आज कोई भी चीज़ है, चाहे आप 1 लाख का, चाहे 10 लाख का या 1 करोड़ का, कैन यू बाई ट्वाइस? सर एक आईफोन को छोड़ के कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये फैक्टर बड़ा है कि एसेट और लायबिलिटी लोग नहीं समझते हैं। और बड़ा सिंपल मैं बता दूं आपको कि जो दे वो एसेट, जो ले वो लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी का ले से उस से भी आपने कुछ निकाला है क्या? हाँ भैया, आप समझिए ना कि आप रेंट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके बदले में ज़्यादा मिल रहा है तो इट्स गुड। कुछ भी नहीं मिल रहा तो तमाम ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं, हमको लगता है कि हमने एसेट खरीदी है, बट वास्तव में हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है। और वो एसेट और लायबिलिटी का जब गैप बड़ा हो जाता है तो बिजनेस फेल हो जाते हैं। वो चाहे 10x10 की दुकान वाला हो, चाहे किसी ने बड़ा सा ऑफिस कहीं बना लिया है ढेर सारी फंडिंग उठा के, लेकिन फंडामेंटल तो बिजनेस का सेम है ना, दैट विल नेवर चेंज। चाहे बिजनेस की साइज 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख करोड़ की हो, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज सेम। करेक्ट, वही मैथमेटिक्स यहाँ भी है जो आपने बोला था स्टार्टिंग में। तो आपकी जो मतलब मुझे लगता है शायद 10 बातें ऐसी हैं जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली एज ए बिजनेस में जो लोग हैं उनको फोकस करना चाहिए। इतना भी बड़ा कोई चैलेंज नहीं है, बस हमें अपने प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे और उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। देखा जाए तो जीवन में चैलेंज ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एवरीवेयर देयर इज अपॉर्चुनिटी। और जो बात मैंने बोली कि यदि आप कर्मठता के साथ करेंगे, है ना, तो वो आपके लिए अवसर है। और आप अरे ठीक है यार, तो वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल डिसीजन गलत हो गया, अरे यार टाइम ठीक नहीं था। राइट सर, ऑब्वियसली। और मैं इनफैक्ट कि हम लोग एज ए इंडियन यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग लोग हैं, और इनफैक्ट जो अभी ज़माना आ गया, एआई का ज़माना आ गया, हम सबको पता है कि अभी तो फिर भी थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में है, बड़े बड़े एमएनसीज में जॉब्स जा रहे हैं एआई की वजह से, लेकिन आने वाले टाइम में जो यंग बच्चे जो बाहर निकलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेसिक वाली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी, उनको स्किल्ड होना पड़ेगा। और कैसे स्किल्ड होना है, या फिर अपनी कोई बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी पड़ेगी, जो बाहर के देशों में है सर, कि ज़्यादा फोकस कैसा आप देखते हैं बाहर का जो कल्चर है, जापान का हो गया, चाइना का हो गया? मैं बाहर गया तो हूँ कई बार, बट ऐसा कोई बहुत स्टडी इस टाइप की नहीं करी, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि काम करना पड़ेगा। नौकरी नहीं, कुछ भी, वट एवर यू डू, बट काम करना पड़ेगा। वही मैं अभी मेरे से एक दिन एक जन पूछने आए, मे बी आपके क्वेश्चन से डिफर कर जाए, बड़ी पोजीशन पे हैं किसी कंपनी में, तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आ गए पूछने कि सर जॉब या अपना बिजनेस। हमने कहा क्यों पूछ रहे हैं आप? कहें ग्रोथ के लिए। हम कहा ये बताइए, आप एक्स अमाउंट पे हैं, आपसे एक्स प्लस प्लस आपके यहाँ कोई है कि नहीं है? कहें बहुत है। वो जॉब में है अभी, उसमें क्या थे? हाँ, जॉब में ही है। अच्छा, तो वो अमाउंट था, मैं अमाउंट भी कोट कर सकता हूँ कि उनकी अच्छी सैलरी है, करीबन 30 लाख के आसपास पैकेज है। तो मैंने उनसे सीधे पूछा कि बताइए आपके यहाँ आपसे ऊपर किस लेवल तक लोग हैं? तो बोले सर करीबन 10 करोड़ तक है। तो मैंने कहा आप नहीं पहुँच सकते क्या उस पोजीशन पे? बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज स्टिल देयर। रादर देन गोइंग फॉर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी 15-20 साल की नौकरी के बाद, इट वुड बी अ टफ स्टार्ट, बट एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, आप स्टिल उसी कंपनी में अपनी पोजीशन बड़ी कर सकते हैं अगर आप अपनी एबिलिटी को डेवलप करें। ये भी मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग बड़ी पोजीशंस में होते हैं, फिर कहते हैं मैं अपना करूँगा, फाइनली दे कुड नॉट सर्वाइव इन बिजनेस। यस, उसका रीज़न पता है क्या आपको? सिंपल साइकोलॉजी, फिक्स इनकम की आदत। दैट्स वाई ज़्यादातर लोग जो कभी नौकरियां छोड़ के अपने बिजनेस में जाते हैं, ज़्यादातर लोग सक्सेस नहीं हो पाते या वो सफलता नहीं मिलती जिसके लिए वो जाते हैं। तो सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि वो चैलेंजेस से गुजरते ही नहीं ना। भाई बीइंग एज एंटरप्रेन्योर हमारे लिए तो हर दिन जीना मरना है, डे वन से हम वही कर रहे हो, हर दिन वही करना है। नहीं, किसी भी दिन हम नहीं कह सकते कि हम सेटल और स्टेब्लिश्ड हो गए। हमें तो हर दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी बनानी है, कुछ नई चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, और कुछ नया सीख के लोगों को ऑफर करना है कि व्हाट न्यू वी आर गिविंग टू यू। अनलिमिटेड वाली बात यहाँ भी लगती है, हमारे पास अनलिमिटेड काम है। हाँ, नौकरी वालों के लिए लिमिटेड काम है। मैं एक बात तो कहना रह गया कि आप पूछे कि क्यों ज़रूरत पड़ गई ये काम करने की,
सिक्योरनेट बनाने की। अरे भाई मैं इतना फ्री हो गया था, ओहो, मेरे पास कोई काम ही नहीं था अपने आप, बिलीव मी। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेट हो यस, गया वी था आर बिल्कुल। डूइंग गुड बिजनेस देयर, वहाँ के वॉल्यूम के हिसाब से वी आर कैटरिंग अराउंड 60-70% मार्केट शेयर। और यू वोंट बिलीव, फ़ोन है, एक भी कोई मिस कॉल नहीं है इसके अंदर, 3 नंबर हैं इसके अंदर, जी, एंड आई डोंट हैव इवन अ सिंगल फ़ोन कॉल। तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था, तो काम करने के लिए काम करना था मुझे। जो चैलेंजेस थे, समस्याएं थी ऑनलाइन की, वो सब तो थी ही, लेकिन ये भी एक वजह थी कि वो बिजनेस को हम लोग ठीक पोजीशन पे ले आए थे, Autopilot mode में टीम चलाए ड्रिवन थे। हो गया था। तो दैट्स वाई आई हैव टू डू समथिंग। जो समय की आप बात कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम ही थी, समय इतना ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ करना ही है। एवरी टाइम आई हैव टू इनोवेट समथिंग। obviously as a leader you have efficient team that these visions are being created and being delivered. हाँ, तो लीडर्स तो वही है ना, जो लीडरशिप का एक ही मतलब टू क्रिएट मोर लीडर्स। Yeah. Great sir. I'm sure कि ये भी चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली है और जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ है, या आपका ये एग्जांपल जो आपने दिया कि क्या उन्होंने फिर क्या सोचा फिर? हाँ, तो जब मैंने उनसे कहा कि आपकी कंपनी में आपसे ऊपर कितने लोग हैं, मेरे खाली एक अवसर की बात है ना, आप अवसर बनाना चाहते हैं, एक तरफ नया सब कुछ शुरू करेंगे, एक तरफ अवसर बना हुआ है आपके पास, करना सिर्फ क्या, अपने को उस काबिल बनाना है ना, डिजर्व बिफोर डिजायर। तो अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए, तो आप भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। कोई जरूरी, देखिए नौकरी और बिजनेस में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ग्रोथ का जो इंजन है वो ना दोनों जगह एक ही तरीके से चलता है। वो लर्निंग, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और ग्रोथ माइंडसेट। यदि इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो आप चाहे कहीं भी होंगे, विल ग्रो। बिल्कुल है। बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस वाले ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के उधर कूद जाते हैं और जो हाथ में है उसको भी छोड़ देते हैं। और रीज़न वही है, फिर बोलूँगा कि वो माइंडसेट है फिक्स सैलरी की, जो आती नहीं है, और उसकी वजह से वो डिसीजंस गलत होते हैं। ये फैक्ट है। और एसेट और लायबिलिटी की समझ ना होना, नहीं, करेक्ट, ये भी एक बड़ा फैक्टर। मैं देखता हूँ कि इतनी सैलरी लोग पाते हैं, फिर भी क्रेडिट कार्ड चोक है, सिविल खराब हो जा रही है। कैसे? क्यों? क्योंकि एसेट और लायबिलिटी समझते ही नहीं है। एक लाइन का है, आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझ जाएं कि जो दे वो एसेट, जो ले वो लायबिलिटी। बिल्कुल यही दोहराऊंगा, जो दे वो एसेट्स, जो ले वो लायबिलिटी। और आई एम श्योर ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। और जो बिजनेस हैं, जो नए हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि लायबिलिटी नहीं क्रिएट करनी चाहिए अगर आपका एसेट्स नहीं बन रहा है वो, तो उस पर ध्यान दें सर। बाकी शिव सर तो अवेलेबल है, इनका यूट्यूब चैनल है, इनकी आप कंपनी के साइट से इनका नंबर निकाल के इनको कॉल कर सकते हैं। ही कैन गाइड यू टू। हमेशा अवेलेबल हूँ, कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज डाल सकते हैं, एंड हैप्पी टू हेल्प। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मिशन यही है कि टू मेक पीपल हैप्पी अराउंड मी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये जो बुक भी जो आप मेरे लिए लेके आए हैं सर, और इसकी अब इसकी ये रिपब्लिश हो रही है। इसका रिवाइज एडिशन आने जा रहा है सर। और व्हाई ऑर्डिनरी, ड्रीम टू एग्जीक्यूट, ये सर की किताब है सर। थैंक यू सो मच। ये मैंने कहीं पे देखी थी बट मेरी कॉपी नहीं थी, बट आप मेरे लिए लेके आए। पे उपलब्ध है, हालांकि हम लोग प्रमोट कम कर रहे हैं बिकॉज तो हमें खरीद लेनी चाहिए थी सर। रिवाइज नहीं, वी आर आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपके स्टूडियो में आए और आपको ये किताब देने का अवसर मिला, है ना। थैंक यू सो मच, यू एंड योर टीम, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। टेक इट इजी विद राजू, बहुत सक्सेसफुल हो। राइट सर। और हमें बार बार आपके पास आने का अवसर मिले, क्योंकि आपका भी मकसद वही है और हमारा मकसद भी यही है। इन्फॉर्मेशन, सूचना हर किसी का अधिकार है, उसको पता चलना चाहिए। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है और वो आपको फ़ायदा दे सकता है तो हम उसके लिए। सर, इस बुक की जब बात हो ही रही है तो क्विकली अगर इस बुक के बारे में बता जाए, क्योंकि अभी तो मेरे पास आई है, अब इसको मैं पढ़ूंगा। क्या है इस बुक के अंदर? इसके अंदर आगे पीछे, अंदर बाहर, जब भी जहाँ पढ़ेंगे ना सब कुछ मिलेगा। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। अच्छा, कीप रीडिंग, ड्रीम टू एग्जीक्यूट। राइट। योर लर्निंग विल डिफाइन योर अर्निंग्स। और जिनकी ज़िंदगी में आज और अभी नहीं होता, कभी नहीं, उनकी ज़िंदगी में कल कभी नहीं, बहुत मुश्किल से होता है। बहुत ही अच्छा है सर। मतलब जो इसका जो आपने पीछे ये सारी चीज़ें जो जनरली होता नहीं है, बस एक नाम होती है बुक की, और बाकी जो आपने पीछे जो दिया है ये इम्पैक्टफुल एक मैसेज होता है। जब आप कोई बुक परचेज करते हो और ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आप ज़रूर उसको कैरी करते हो। और सर, इसके जो नेक्स्ट आपने जो बुक की प्लान करी हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो कब आ रहा है? बस वो ऑलमोस्ट एडिटिंग में है एंड वी आर इन फाइनल स्टेज। होपफुली जुलाई में इट विल गो इन पब्लिकेशन, और होपफुली अगस्त में हम उसको लॉन्च कर पाएंगे।
उसी के साथ हमारा प्लान है कि इसकी भी रिवाइज एडिशन लॉन्च करें। पिछली बार ये हिंदी में नहीं आ पाई थी, तो दोनों का हिंदी वर्जन भी लाना चाहेंगे। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और हिंदी की रीच, क्योंकि ये हिंदी की रीच नॉर्थ में कम से कम आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका नॉर्थ का जो आपकी पहचान है, आपकी नेटवर्क है, उन सब के पास ये किताब पहुंचनी चाहिए हिंदी में, और वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके। तो मुझे लगता है शायद किसी ने फीडबैक दिया होगा सर आपको कि हिंदी में करना चाहिए। हाँ, मेरे जो विशेष तौर पर पार्टनर्स कम्युनिटी में ही हम लोग काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हिंदी में कब मिलेगी, तो मैंने कहा जल्दी ही मिलेगी। बहुत सही आपने डिसीजन लिया सर, हिंदी में भी चाहिए इस किताब का वर्जन। सर आपने ये बात करी ऑर्डिनरी किताब की, जो आपने बात करी वाई ऑर्डिनरी जैसे किताब से आपने एक इंस्पायरिंग नैरेटिव दिया है, जो ये बुक आ रही है, इसकी रिवाइज आ रही है। आपके अनुभव से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकते हैं, वो बुक तो आ रही है खैर, हाँ जी, लेकिन क्या ये सिर्फ सोच का खेल है या कोई सिस्टम फॉलो करना पड़ता है इसके लिए? नहीं, सिस्टम तो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन सोच भी तो है ना आज ही मैं कुछ पढ़ रहा था। नहीं, सोच तो ऑब्वियसली ये रखना पड़ेगा ना, पहली चीज तो सोच है। देखिए, एक बात बोलते हैं लोग, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है आदरणीय नंदी जी, वो बात ये बोलते हैं, उनकी स्टोरी तो गजब इंस्पायरिंग है, कभी अवसर लगे तो बुलाइए उनको भी आप अपने यहाँ। बिल्कुल सर। वो एक बात बोलते हैं कि हमें विरासत में क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसी चीज़ें भी आसपास रहती हैं जिसमें इंस्पिरेशन मिलता है, और तभी ये किताब भी लिखी, तभी ऐसे कार्य किए। और फार्मूला के बिना तो कुछ होगा नहीं, और फार्मूला बड़ा सिंपल है भाई, डिसिप्लिन रहिए, डेडिकेटेड रहिए, हार्डवर्क के लिए तैयार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, और जो पाना चाहते हैं उसे कभी मत भूलिए। सोते जागते उठते बैठे उसी को खाइए, उसी को पहनिए, उसी को ओढ़िए। दिक्कत यही है कि लोग अपने टारगेट को भूल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एक और तकलीफ दे बात है, पता है क्या चीज़ लोगों को हराती है? जिस पैशन से वो पहले दिन बिजनेस शुरू करते हैं, वो थोड़े दिन बाद उसको भूल जाते हैं, धूमिल कर देते हैं। एक बहुत छोटी बात मैं कहता हूँ कि जब बिज़नेस कोई भी आदमी दुकान बनाता है या स्टोर खोलता है, मीडियोकर लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूस की बात नहीं कर, दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, विद द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब पहले दिन शॉप खोलते हैं, तो पहले दिन तो कोई ग्राहक तो होता नहीं, फिर भी आप सामान भरते हैं, फिर भी तमाम चीज़ लाख रखते नहीं, कस्टमर आएगा तो लेगा। फिर क्या करते हैं, आप चूज़ी होने लगते हैं, जो कस्टमर मांग रहा था वही रखना शुरू करते हैं, जो नहीं मांगते वो नहीं रखते हैं। और तमाम मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जब आप उनको समझाने जाते हैं कि अरे हायर एंड प्रोडक्ट रख लो, ये नए प्रोडक्ट, वो एंटर ही नहीं करने देते बेटर प्रोडक्ट को अपने यहाँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सिर्फ वो एक फुलफिलमेंट सेंटर हो जाता है, और उसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रुक जाती है। ना वो टॉप लाइन कर पाते हैं, ना बॉटम लाइन कर पाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो कस्टमर का जवाब देना शुरू कर देते हैं, उसके गाइड, उसके मेंटोर, उसको टेक्नोलॉजी प्रदाता के रूप में नहीं रह पाते हैं। और जबकि सबको ये करना चाहिए कि कोई भी कस्टमर आपका वो उम्मीद से आता है, ठीक है, पढ़ लिख के तो आएगा ही, आप उससे ज़्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या आप उसको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। अगर आप गाइड करेंगे तो चीज़ें होंगी। लेकिन आदमी आ रहा, ठीक है रेट बताया हो गया, तो जब आपने कोई कार्य ही नहीं किया बेचने वाला, मार्केटिंग वाला, तो सेल्स में जितने पैसे बचते उतने ही बचेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बचने वाले हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें मैं लगातार बात कर रहा हूँ एसोसिएशन में, राइट सर, कि आपने किया क्या सेल्स के लिए। भाई एक फलाना मॉडल लेके आपके पास कस्टमर आता है, आप उसको रेट कोट कर देते हैं, या लिख के लाया तो उससे 500 रुपये कम लिख देते हैं। सूचना के लिए कहते हैं गूगल कर लो, आपने तो खुद ही उसको ऑनलाइन पे भेज दिया, फिर कहते हैं कि ऑनलाइन से कैसे ले लिया। तो सर ये वाली जो आपने बात बोली है, ये मैंने भी महसूस किया है। बहुत जगह जाता हूँ, नेहरू प्लेस भी जाता हूँ, तो शेल्फ पे चीज़ें दिख जाती हैं कि चलो ठीक है, कंफर्ट जोन में आपने आया हुआ कि ये प्रोडक्ट निकल रहा है, इसके साथ ये नहीं सोचते कि इस प्रोडक्ट के साथ कुछ और है, वो निकल सकता है। क्योंकि एक बंदा अगर मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में अगर DVR ले जा रहा है, तो हो सकता है CCTV भी ले जाएगा कहीं से, या फिर केबल ले जाएगा, बट लोग एफर्ट्स नहीं मारते। तो इन लोगों के कैसे माइंडसेट कैसे चेंज होगा इस चीज़ के लिए सर? कठिन है, मैं तो एकल प्रयास कर रहा हूँ, कठिन है। देखिए, ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि 3% लोगों के पास पूरी दुनिया की 97% वेल्थ है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि 3% लोग जागते हैं, बाकी तो सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड हैं। भाई इससे ज़्यादा मजाक क्या होगा? आप ऑनलाइन की ग्रोथ की बात कर रहे हो, ऑनलाइन आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन आप खुद अपनी दुकान में खड़े होकर कस्टमर को ऑनलाइन पे भेज देते हो, बिकॉज आपके पास वो इकोसिस्टम नहीं है कि आप उसको उसकी क्वेरीज का जवाब दे पाओ, या उसको उससे बेटर कोई ऑप्शन बता पाओ। तो जब तक आप एजुकेशन प्रॉपर नहीं रखेंगे, नॉलेज प्रॉपर नहीं रखेंगे,
और 2 कदम आगे नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। और वो दिक्कत हो रही है। आप मिलते होंगे रोज़ ऐसे कितने पार्टनर से, तो मतलब देखा आपने चेंज हुआ है आपकी बातों का, आप जैसे मिलते हैं तो ये चीज़ें शेयर करते हैं? बिल्कुल हुआ। देखिए हमारा बिजनेस तो पूरा B2B बिजनेस है, हम B2C बहुत कम करते हैं। हमारे टोटल बिजनेस के हिस्से में मुश्किल से 5% B2C होगा, 95% हम B2B करते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अभी हमने सिक्योरनेट मीट करी, हम देश में अकेले ऐसी इस तरह की छोटी जगह से आने वाली कंपनी है जो अपने लेवल पे 200-300 लोगों की डीलर मीट करते हैं लगभग हर दूसरे साल। और सरप्राइजिंग, हमारे वीडियोस वगैरह देखिएगा, पीपल पे अटेंशन टू अस बिकॉज हम वहाँ पे सेंसिबल बातें करते हैं, हम उनके साथ ग्रो कर रहे हैं। और आपके उसके माध्यम से मैं उनको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि हम आज कुछ भी हैं तो हमारे उन डेडिकेटेड पार्टनर्स की वजह से हैं, हमारी टीम मेंबर्स की वजह से हैं, जिन्होंने मुझे फ्री किया और अवसर दिया कि मैं आगे जाके और एक्सप्लोर करके अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए और हमसे जुड़े पार्टनर्स के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ, कुछ नई ऑफरिंग्स दे पाएँ। और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने तो बहुत कुछ किया, तभी हम लोग आज लैपटॉप डेस्कटॉप जो एक बेसिक बिजनेस होता था उसके बावजूद वी आर एबल टू ग्रो मोर देन इंडस्ट्री स्पीड। इवन वी आर फॉलोइंग द सर्विलांस इंडस्ट्री स्पीड, जो कि तकरीबन 20% से ज़्यादा की दर है। एंड वी आर फॉर्चुनेट, वी आर एबल टू पेस विद दैट इंडस्ट्री ग्रोथ। राइट सर। अब स्टेक सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इतना फैला हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आसान नहीं है, खासकर अब आज के रेट में बहुत ही पतले मार्जिन होते जा रहे हैं और जो चैलेंजेस डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्ट की साइकिल बहुत छोटी है, नया प्रोडक्ट तुरंत आ जाता है, वो वाला टाइम नहीं रहा। बट फिर भी इसको प्रॉफिटेबल रखना एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का अपनी पॉलिसी के थ्रू, जैसे आपकी पॉलिसी है 30 डेज नो क्वेश्चन, तो कैसे ये प्रॉफिटेबल रहता है? आपने 30 डेज में नो क्वेश्चन, बंदा किसी भी बहाने से आपको वापस कर जाएगा। नहीं, देखिए एक ट्रस्ट है, बिलीव है जो हम लोगों ने लोगों को 28 सालों में ट्रांसफ़र किया है कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। और ये पॉलिसी इसलिए बनाई कि छोटे छोटे पार्टनर्स होते हैं, देखिए कोई चीज़ DOA भी निकल जाए, मान लीजिए 10,000 रुपये का मॉनिटर ही DOA निकल जाए, तो हमारे एक वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस में वो 10,000 रुपये कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन एक आदमी का जिसका बिजनेस ही महीने का 1 लाख रुपए का है और उसका 10,000 रुपये अगर ब्लॉक हो गया, प्लस वो कस्टमर को उसको रिप्लेसमेंट देना है तो उसका 20,000 रुपये ब्लॉक हो गए। करेक्ट, एक आपका उधर भी है ना, तो उसका ट्रस्ट भी गया, उसको पैसे की भी दिक्कत। तो इसलिए उस पीड़ा को समझ के हम लोगों ने पॉलिसी रखी कि हमें हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को कहीं भी लेट डाउन नहीं होने देना है। अगर वो हमसे जुड़े हैं तो उनको हर वो बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि उनका कस्टमर संतुष्ट रहे और उनसे बार बार खरीदे, उनका ट्रस्ट ना टूटे। क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो सिर्फ और सिर्फ उन पार्टनर्स की वजह से है। अपने में एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप सर, पार्टनर्स हैं तो आपका बिजनेस है, क्योंकि इसीलिए हम लोग पार्टनर मीट करते हैं। वी नेवर यूज वर्ड डीलर मीट। करेक्ट, दे आर आवर पार्टनर्स, हमारा वजूद ही उनकी वजह से है। आपकी एक खासियत ये भी है कि आप जो शब्दों का जो आप चूज़ करते हैं बहुत ही परफेक्ट करते हैं। कितना डिफरेंस आ जाता है जब आप उसको डीलर बोल रहे हैं और पार्टनर बोल रहे हैं। नहीं, ये तो फैक्ट बात है। और हम जो नया डिस्ट्रीब्यूटर देश भर में बनाते हैं, सिर्फ एक लाइन की मार्केटिंग है मेरी, बाकी कुछ नहीं करता मैं। और 27-28 साल मैंने कहीं कुछ जाके कोई ऑर्डर नहीं बनवाया किसी से, कभी किसी को सेल नहीं कॉल करी कि मुझसे माल खरीद लो। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि हम पार्टनर नहीं बनाते, हम पार्टनरशिप करते हैं, और पार्टनरशिप भी वन वे, प्रॉफिट सब आपका। कोई भी लॉस होगा मेरे साथ जुड़ने पर तो वो सब हमारा। इसके अलावा मैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरी कोई बात नहीं करता। कई डिस्ट्रीब्यूटर तो फ़ोन पे सिर्फ इस एक लाइन पे बना दिए मैंने, एंड वी मेंटेन दैट ट्रस्ट। और अभी हम लोगों ने वहाँ तो 30 डेज नो क्वेश्चन वारंटी चल रही है, क्योंकि उसमें हम दूसरे ब्रांड्स करते हैं, वहाँ पे हमारा कंट्रोल वैसा नहीं है। इसमें हम T1 हैं, हम ब्रांड हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और हमारे पास कंपैरेटिवली आज क्षमता भी ज़्यादा है। तो हमने AWR पॉलिसी शुरू करी, जिसमें आप जैसा कस्टमर भी यदि हमारी SSD लगाता है, हमारे कैमरे NVR लगाता है और हमारे पोर्टल पे जाके ये रिपोर्ट करता है कि मेरा सीरियल नंबर ये ख़राब हो गया है, तो पोर्टल में पूरा प्रोसेस है, आप जैसे ही करेंगे हमें मेल आ जाएगी और विदिन 24 आवर्स हम आपको वहाँ से वो फॉल्टी यूनिट, फ्रेश यूनिट डिस्पैच कर देंगे। तो ये एक यूनिक ऑफरिंग हम लोग इंडस्ट्री में लेके आए हैं, जिससे मुझे लगता है इंडियन कस्टमर्स को बहुत बेनिफिट होगा।
हमारे पार्टनर्स को ट्रस्ट आएगा कि एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जहाँ सर्विस कभी ना प्रॉब्लम थी ना आगे होगी, और ना कोई प्रेशर करने की ज़रूरत है, ना लिखने की ज़रूरत है कि कहीं लिख रही। इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। हमारी टीम उस मैसेज मेल को देखती है। रादर हमारे प्रोडक्ट में फेलियर रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है, तभी हम इसको बहुत कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं। बट AWR की पॉलिसी हम लोगों ने अपने यहाँ बनाई है। स्टेक में वो 30 डेज़ नो क्वेश्चन वारंटी चली आ रही है और आगे चलती रहेगी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिला हूँ और बहुत सारों का इंटरव्यू किया है। जब जो चीज़ें आप बोलते हैं, आप अपने अपने बिजनेस से ही चीज़ें सीख कर बोल रहे हैं। ये बात भी करेज की बात करें, कौन करेज करेगा कि जो लॉसेज है अपने पे लेगा। बिजनेस में आप दिल से सोच रहे हो और तभी आप सक्सेसफुल है सर। हाँ, ये मंत्र आप समझ लीजिए कि इमोशनल कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तभी मैंने बात बोली थी कि ग्रेटिट्यूड, हम्बलनेस एंड करेज। तो हम्बलनेस में इमोशंस भी आते हैं। श्योर सर। आपने तो सर बुक लिखी है, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद मैं बस दो तीन पेज का मेरा प्रिंट आउट होगा जो आपके वर्ड्स का समरी दे दूंगा कि ये समरी का वर्ड है, आप पकड़ो और इसको अपने लाइफ में उतारो एंड यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन सर। सो नाइस ऑफ यू। वैसे तो हमने बहुत सारी बातें करी हैं फैमिली के बारे में। अब आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। आपकी फैमिली में कैसा आपका पूरा दिन निकलता है, बच्चों के साथ, मिसेस के साथ, वाइफ का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी सफलता में? नहीं, सबका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति समाज में जब ग्रो करता है, चाहे सोशली, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे पर्सनली, तो उसमें निश्चित रूप से बैकबोन परिवार होता है। और ये भी एक हमारे देश में जो एक बात बोलते हैं होम सिकनेस, और जब तक आप कदम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी, है ना। कछुआ भी तभी चल पाता है जब वो सर बाहर निकालता है, अदरवाइज मजबूत तो बहुत है बट वो चल नहीं सकता। करेक्ट। तो कदम बाहर निकालना होता है। इसमें निश्चित रूप से परिवार का योगदान बहुत बड़ा होता है कि वो आपके सपोर्ट में खड़े रहें। तो इसमें मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरी पत्नी का सपोर्ट रहा, फिर बच्चे अब आ गए, मेरी बेटी है अब कंपनी को बढ़ाने में आगे काम कर रही है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट जनरेशन स्टेक सिस्टम और सिक्योरनेट में भी आ गया है। इनकी बेटी ने भी ज्वाइन किया है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि सर कंपनी को बहुत आगे लेके जाएंगे वो। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग के बड़े प्लान हैं। 2028 तक की एक डेट है, उसके साथ एक लक्ष्य है, और वी आर ऑन द सेम वे टू अचीव दैट गोल। अब मुझे लगता है शायद आप ज़्यादा फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपका तो और काम करना पड़ेगा। और काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद अगली बार हम मिलेंगे तो कुछ आप बताओगे मुझे कि, क्योंकि मैंने कहा था कुछ काम नहीं था, मैंने अब ये शुरू कर दिया है। हाँ, तो ये भी मैंने किसी से सीखा था, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे मित्र हैं, वो हमेशा आप भी मिलते हैं तो अरे यार कोई काम ही नहीं है, कुछ काम बताओ, ऑलवेज फ्री। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सुनने से भी आप अपने को डेवलप कर पाते हैं। यानी आप बहुत ही भाग्यशाली रहें कि आपके आसपास के लोग ने शायद आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको इंस्पायर किया है। हाँ, निश्चित रूप से इनडायरेक्ट लर्निंग बहुत रही मेरी लाइफ में। मैं एक अडॉप्टिव पर्सन हूँ। मुझे किसी की भी कोई भी बात अच्छी लगती है तो आई डू अडॉप्ट। एक्चुअली डिफरेंस सक्सेस और नॉन सक्सेस में इतना ही है कि ज्ञानी सब लोग हैं। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, ये सब चल रही है। एवरीबडी नोज एवरीथिंग, बट वेरी फ्यू आर रेडी टू अडॉप्ट द थिंग्स, एंड दोज हु अडॉप्ट they become successful. Those who adopt more, they become more successful, and those who live that adaptability who become ultra successful. That's great kind of conversation we are having, sir. Or before I move to my rapid fire, which is my interesting part, sir, you're talking about 2-3 years vision. Okay, 2028 की बात कर रहे हैं, 26 की बात कर रहे हैं कि कहाँ आप अपनी कंपनी को लेके जाने वाले हैं. Now getting an extra hand with your own family member, your daughter is taking the charge now. तो क्या मैसेज रहेगा आपका कि सिक्योरनेट और स्टेक सिस्टम का ग्रोथ अगले 2-3 सालों में कहाँ होने वाला है? क्या हम देख रहे हैं? हम लोग निश्चित रूप से पैन इंडिया होने वाले हैं, और एक मेरा और विजन मिशन समझ है जो शायद एग्री भी करेंगे आप। मेरा ये मानना है कि दोस्त जो छोटी सी जगह पे हैं उनको अपने बिज़नेस को मल्टीफोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा रीजनल होना पड़ेगा। जो रीजनल हैं उनको नेशनल होना पड़ेगा, और जो नेशनल है उनको इंटरनेशनल होना पड़ेगा। ग्रेट। रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल, दिस इज द मंत्र। बिकॉज अब इंडिया जो है ना, इंडिया इज गोइंग टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। राइट। तो अभी क्या होगा कि सारे बैरियर टूट जाएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोग दूसरों को माल दे रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट योर ओन ब्रांड।
टू गेट प्रोडक्ट फ्रॉम डायरेक्ट फैक्ट्री. सो उतना आसान नहीं रहेगा ट्रेडिशनल बिजनेस को उसी तरीके से चलाना. तो आपको अपने आप को आगे बड़ा करना पड़ेगा. तो रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इज द की मंत्र फॉर नेक्स्ट 3-4 years. Those who are able to uplift themselves in this type of things, they will grow. Otherwise, वही settled or established. जब हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और आप भी एक एग्जांपल है, और मुझे लगता है शायद ऐसे 15-20 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मैं जानता हूँ पर्सनली, इसके अलावा भी होंगे जिन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया है और सक्सेसफुल है और पैरेलली मैनेज कर रहे हैं, जैसे आप मैनेज कर रहे हैं इस बिजनेस को भी इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं अपने ब्रांड. कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि आप अपने ब्रांड को कितना प्यार कर रहे हो, यहाँ पे आपने किसी एमएनसी का पार्टनरशिप किया हुआ है, और कैसे मैनेज हो पाता है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, नहीं देना है, कैसे करते हैं? नहीं, देखिए सबके सेट टारगेट होते हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है. बैलेंसिंग तो हो ही जाती है, और सभी चीज़ों के अपने मार्केट हैं, अपना कस्टमर हैं, सबके अपने टारगेट हैं, सबका अपना एक्सेप्टेंस है. तो ऐसा नहीं है, आप किसको कितनी प्रायोरिटी देते हैं डिपेंड करता है. और एक चीज़ और भी है ना कि हर जगह हर चीज़ को आप नहीं कर सकते. जो बात बोलते हैं कि डोंट पुट राउंड शेप इनटू स्क्वायर बॉक्स, राइट. तो हर जगह आप अपने ब्रांड को नहीं बेच सकते हैं. तो सभी ब्रांड्स की अपनी एक्सेप्टेंस है और सबके लिए स्पेस है. बस आप अपने लिए कितना स्पेस बना पाते हैं, डिपेंड ऑन यू. आपका अपना प्रिंसिपल क्या है, अपना दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आप, मतलब जैसे आपकी जो कैसे काम करती है आपकी टीम, सेल्स टीम जो है डिफरेंट है? हाँ, पूरा सिक्योरनेट एक अलग टीम है. okay. अलग लोग हैं. कुछ चीजें तो जरूर कॉमन रहती हैं. नहीं, रिसोर्स की बात नहीं, मतलब सेल्स जो फ्रंट में नहीं, पूरी टीम अलग है, अलग टारगेट है, अलग विजन है, सब कुछ अलग है. वो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के रूप में काम करता है और ये एक ब्रांड के रूप में काम करता है. तो एक दूसरे से सहयोग जरूर मिलता है, बट ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है. करेक्ट. तो इसको हम लोगों ने बना रखा है ट्रेन की, रेलवे ट्रैक की तरह, कि दोनों साथ चलती, अलग अलग चलती है, बट पास रहती है सर. और एक ही हिस्सा है हमारे. जी ये आपकी जर्नी सर, अभी तो खैर हमारे पास टाइम की कमी है. मुझे उम्मीद है कि हम लोग फिर मिलेंगे, और मुझे लगता है शायद कि और भी मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और नए सवाल निकालने के लिए जो हमारी टीम करेगी, और हम कुछ नए सवाल के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे. बट इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले सर आपसे एक रैपिड फायर, मतलब आपको ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं, छोटे छोटे आंसर देने हैं. तो सबसे पहला सवाल ये है कि सिक्योरनेट के एक यूएसपी जिससे आप सबसे ज़्यादा प्राउडली शेयर करते हैं, वो छोटा सा वर्ड क्या होगा? इथिकली योर्स. ये क्यों बोलते हैं सर? इसलिए बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री में हमारे रही कि आप 20 साल करके एक ब्रांड बनाते हैं और बस जस्ट आपके बगल में डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है. मैं कहता हूँ आज मेरे साथ जुड़ जाइए, अगले 200 साल तक हम आपके साथ रहेंगे. दैट्स व्हाई इथिकली योर्स. करेक्ट. जस्टिफाइज सर व्हाट यू आर थिंकिंग एंड द पॉलिसी व्हाट यू आर हैविंग विद यू. वाई ऑर्डिनरी का एक लाइन जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिल को छू गया, जो आपको फीडबैक मिला कि ये वाला पार्ट और ये वाला चीज़ बहुत बढ़िया है? जिनकी ज़िंदगी में आज और अभी नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कल कभी नहीं होता. ग्रेट सर. और ये लाइन शायद अब हमें भी छू रही है, और हम भी कुछ इनसे इंस्पायर्ड होकर, और मतलब ये जो चीज़ें आप जो बोलते हैं और जो चीज़ें लिखते हैं, ये वर्ड भी जो आपने बोला, ये लाइन बोला, ये इस पे गाना बन सकता है, फिल्म बन सकता है मोटिवेशनल की, मतलब चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग हैं सर आपकी चीज़ें. एक कोई भी फनी इंसिडेंट जो आप कॉलेज डेज से कभी नहीं भूल पाए और वो हमेशा याद रखते हैं? कभी कोई कहीं या तो किसी इवेंट कहीं कोई इंसिडेंट्स हो सर? नहीं, कई हैं, लेकिन मैं यही बताता हूँ लोगों को. इसमें मेरी थोड़ी सी विशेषता भी है कि 12th का हाफ ईयरली एग्जाम था, जिसका कोई बोर्ड वोर्ड से लेना देना नहीं होता, और मैं चूंकि वहाँ लीडरशिप मेरी थी, मैं नॉन प्लेइंग क्रिकेट कैप्टन था. नॉन प्लेइंग क्रिकेट कैप्टन. ओके. मैं बहुत मजबूरी में खेलता था जब सारे आउट हो जाते थे. अदरवाइज खेल तो ये मैंने अभी टेनिस शुरू किया 38 ईयर्स की एज में. ओके. हाँ, ये अलग बात है कि हमारे परिवार में बड़े खिलाड़ी हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन बचपन में नहीं रहा वो अवसर. तो मेरे स्पोर्ट टीचर थे और वो इन्विजिलेटर थे किसी एग्ज़ाम के दिन. तो बोले कि मेरी क्लास में कोई नकल करके दिखा दे तो जो कहेगा मैं हार जाऊंगा. हम कहा सर हम ही हराएंगे आपको, समझ लीजिए. तो बोले अच्छा करके दिखा दो. हम कहा ठीक है सर. तो मैंने यूजुअली ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती रही. आई वॉज गुड स्टूडेंट्स थ्रू आउट द लाइफ. बट आपने करेज की वो चीज़. हाँ, तो मैंने कुछ किसी और की पर्ची थी उससे लिया, लिख के पर्ची उनको भेज दी. हमको सर ये पकड़िए, यही लिखा है, मैच कर लीजिए. चूँकि उसका कोई लेना देना था नहीं एग्जाम से, और अच्छे रिलेशन थे, सब जानते थे हम लोग वहाँ पे स्कूल में. तो वो मुझे हमेशा याद आता है, बोलता हूँ. उसका रीज़न क्या था, मैं कैसे लिख पाता हूँ इसको. मैं सामने देखते हुए नीचे लिख लेता हूँ, और सीधी लाइन होती, लाइन में कभी टेढ़ी नहीं होती. इवन मैं अंधेरे में भी लिख लेता हूँ. तो ये तो मैं सर को ऐसे सामने देखता रहूँगा. ओके. और मेरी जब क्लास में टीचर पढ़ाते थे, जब वो घूमते तो मेरी पेन रुक जाती थी. बोलते थे लिख नहीं रहे हो क्या? कंप्लीट कर लिया. बिकॉज माई स्पीड वाज वेरी फास्ट.
तो मेरी लिखने और पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज़ है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक इंस्टेंस था, मैं लोगों से शेयर करता हूँ कि ऐसे चैलेंजेस मैं बचपन से लेता रहा। और तो सर को मैंने काम का देखिए सर कर ली नकल मैंने। तो सर उनका क्या रिएक्शन था जो उन्होंने कुछ आपको नहीं, चैलेंज तो दिया था? फनी चैप्टर था तो बात हो गई, बात खत्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और चूँकि बचपन तो सही मायने में मेरा पूरा बचपन लर्निंग ही रहा, तो फन की सिचुएशन थोड़ी कम रही उसमें। टीचर स्ट्रिक्ट थे काफी? कुटाई होती थी सर? सिचुएशन स्ट्रिक्ट थी। हमारे केवी में तो कुटाई हो जाती थी सर। सिचुएशन स्ट्रिक्ट थी। अच्छा, सिचुएशन स्ट्रिक्ट थे। सिचुएशन टीचर भी बहुत सर होते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट टीचर, वो हमारे गुरु हैं। हमारे टाइम में तो क्या मोटा डंडा आता था। हाँ, क्या मस्त, इस पे पेंसिल रख के। हाँ बट शायद वही कष्ट आज सर आपकी जिंदगी की नींव है, जो चीजें आपने वहाँ से स्कूल से और कॉलेज से जो हाँ, सीखी हैं। ऑब्वियसली क्योंकि डिसिप्लिन तो वहीं से हुए आप। जी हाँ जी। सर एक बिजनेस मंत्र जो आप रोज फॉलो करते हैं, पंक्चुअलिटी तो है ही, टाइमिंग भी, बट कुछ और भी ऐसा वो जो रोज करते हैं दैट गिव्स यू मोर एनर्जी, पावर टू वर्क थ्रू आउट द डे? टू डू लिस्ट बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं करता हूँ ऑन डेली बेसिस। और टू डू लिस्ट बनाने की वजह से ही पूरा समय बनता है, और ये सबको बनाना चाहिए। क्योंकि वास्तव में करने को बहुत कुछ होता नहीं दिन भर में, लेकिन जब हम लाइन में नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ करना है। आप लिख के देखिए, आपको लगेगा बहुत कुछ करने को है ही नहीं, हर चीज़ें क्लोज भी हो जाएंगी। हाँ जी। मैं इवन कि जैसे किसी से मिलने जाता हूँ तो उससे पहले 2-4-5 पॉइंट जो हैं वो लिख के ले जाता हूँ, मोबाइल खोल के उसके सामने रख देता हूँ। इतनी ही बात करनी है, बाकी तो चाय पानी बाकी सब जो होना है होगा, लेकिन बात इतनी ही करनी है। बिल्कुल सर, बट आज आपका वो चला नहीं यहाँ पे, क्योंकि बात हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग थी, हम पूछ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सर, टू डू लिस्ट शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो एक मॉर्निंग में लोगों को करनी चाहिए, और इससे पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता है। हम लोग खुद कोशिश करते हैं, बट कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता रहते हैं ना अपने आप से। देखिए बात समझ, टू डू लिस्ट एक ऐसा फैक्टर है सभी व्यक्तियों के लिए। आपको कभी भी आपकी टेबल पे कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा, आपको कल के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में बात कही जाती है कि ये ज़िंदगी ऐसी जिए कि आज आखिरी दिन है, तो कल के लिए क्यों छोड़ना भाई। करेक्ट सर। सर प्रयागराज का एक इमोशन जो हर डिसीजन में आपके साथ रहता है? प्रयागराज का जो एक इमोशन है वो ये था कि मेरे पिताजी गंगा स्नान करते थे, कुंभ मेला है, गंगा मैया है, तो वो कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट हैं सर आप लोग। मुझे बहुत प्रेरित करती है, पिताजी से भी जोड़ती है, और उससे बहुत सारी चीज़ें करती हैं कि गंगा निरंतर बहती है। मेरे पिताजी निरंतर हमेशा नहाते थे, गंगा स्नान करते थे, और मेरी जो शादी भी हुई वो भी उनकी गंगा स्नान की देन थी। कैसे? मेरी पत्नी के नाना जी और मेरे पिताजी यूज्ड टू मेट ओवर देयर, स्नान के माध्यम से। तो वो एक चीज़ थी जो इमोशनल कनेक्ट रखती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें रिलेटेड हैं भाई। गंगा तो है, ये गंगा तेरा पानी अमृत, मैं इस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं सर ऐसे लोग जो। हाँ जी, और अभी तो फॉर्चुनेट महा फॉर्चुनेट रहा, और हमें अवसर मिला सिक्योरनेट महाकुंभ महासेवा का चलाने का। तकरीबन 3,500-4 हज़ार लोगों को हम लोग हेल्प दे पाए सिक्योरनेट हेल्पलाइन के माध्यम से। वो हमारे लिए एक बड़ा अवसर रहा कुंभ के दौरान। बाकी तो हम लोगों ने, हमारे कैमरे वहाँ लगे थे, तमाम जगहों पे हम लोगों ने लगवा दिए थे। कुंभ मेले में उन्होंने लगवा दिए थे तमाम पंडाल्स वगैरह में, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इट वाज जस्ट अ कॉज यू डिड, नथिंग कमर्शियल वाज इन्वॉल्वड? नो, नथिंग कमर्शियल। वही यही आंसर आपको अलग बनाती है। आप ऐसे धरती से आए हैं, आपको बिल्कुल अलग बनाती है। बिजनेस का लॉस भी आप लेते हैं, 60 डेज़ का पॉलिसी है, 30 डेज़ का पॉलिसी है, तभी आप सफल हैं। और आपकी जो किताबें हैं, जो आपकी बातें हैं, आपके अनुभव और उस पर निर्भर करके आपने लिखी हैं सर, बिल्कुल जस्टिफाइड है। सर मोटिवेशनल स्पीकिंग या ब्रांड बिल्डिंग ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या लगता है आपको? दोनों ही चीज़ें सदा चलने वाली हैं। मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कहीं ना कहीं ब्रांड बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्डिंग है, और ब्रांड सिक्योरनेट भी एक ब्रांड बिल्डिंग है, और दोनों में प्रयास किया जा रहा है। दोनों चीज़ें संतुष्टि देती हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा बिजनेस का आयाम भी वैसा ही ना, गैस्ट्रिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन हाउस भी चला रहा हूँ, ब्रांड भी चला रहा हूँ, और अपने आप को भी ब्रांड बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आदमी के अंदर बहुत क्षमता होती है, और आइंस्टीन ने 3% दिमाग इस्तेमाल किया, 97% वैसे ही खाली पड़ा हुआ है अभी। तो लॉट मोर टू डू, और दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ब्रांड शिवशंकर सिंह भी, ब्रांड सिक्योरनेट भी, और ब्रांड गैस्ट्रिक सिस्टम भी। और हम लोग बड़े प्लान्स के साथ आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू बिकम नेशनल वेरी सून। एंड
I'm sure that this will gonna happen very soon. And next time when we are sitting, मेरे को पता है ज़्यादा दिन नहीं है, उस दिन हम यही बोलेंगे कि नेशनल ब्रांड के, सिक्योर नेट के नेशनल ब्रांड के फाउंडर शिव सर आज हमारे स्टूडियो में हैं। और आज भी आप नेशनल हैं, भले आपका जो सिक्योर नेट है उसका एक रीज़न है अभी, लेकिन जो आपका काम है वो सबको पता है, क्योंकि आप बहुत सारे कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं और शिवशंकर जी जाने जाते हैं। और मैं भी फॉर्चुनेटली इनडायरेक्टली ही रेफरेंस से सर से मिला और कनेक्ट हुआ, और आज हम 3-4 साल से कनेक्टेड हैं। बहुत ही फॉर्चुनेट मैं आज फील करता हूं, क्योंकि उसी रिश्ते की वजह से आज सर हमारे पास हैं और हम उस स्टोरी को शेयर कर पा रहे हैं। सर नहीं, प्लेजर इज़ माइन कि DT मीडिया से जुड़ने का अवसर मिला, आप फैंटास्टिक लोगों से मिलने का अवसर मिला, आपकी टीम भी बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप IT फील्ड में एक बड़े नाम के रूप में जाने जाएं। बिल्कुल सर। और सर मेड इन इंडिया, आप खुद मेड इन इंडिया ब्रांड है, लेकिन आपके ब्रांड के अलावा मुझे पता है आपका अपना ब्रांड तो सबका फेवरेट होता है, लेकिन उसके अलावा कौन सा एक ब्रांड है जिसको आप एडमायर करते हैं? नॉन IT भी चल सकता है, जहाँ जिससे आपको कोई सीख मिल जाती है। ब्रांड और ब्रांड वाला दोनों ही मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि लुंगी पहन के ब्रांड बना दिया पतंजलि। ओके, हाँ, है ना। आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स को उन्होंने कंपटीशन दिया और छोटी से छोटी जगह पे पहचान बनाई, बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर किया, है ना। कोई B स्कूल से नहीं आए, तो दे आर बिग मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जो हम कहते हैं ना, मोटिवेशन कहाँ से आता है? हमारे चारों तरफ मोटिवेशन है, हमारे मोहल्ले में भी है, हमारे देश में भी है। हम उसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं कि साइकिल पे चून बेचते हुए, योग सिखाते हुए आज कि बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनियां उनके आगे compete कर रहे हैं ये लोग। तो पतंजलि को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनकी वर्किंग को, उनके तरीके को। और जो सबसे बड़ी बात है, मेक इन इंडिया, स्वदेशी एक जो जन जागरण का कार्यक्रम था, उन्होंने उसको भी बढ़ाया। तो बिजनेस इज़ नॉट ऑल अबाउट टू मेक मनी ओनली। मनी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मैन मेड है। ये बात जितनी जल्दी आदमी समझ जाएगा, उतनी जल्दी हमारा देश बेहतर हो जाएगा, हमारे अंदर ज़्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव डेवलप हो जाएगा। तो पतंजलि को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनकी वर्किंग को एडमायर करता हूँ, उनके काम करने के तरीके को एडमायर करता हूँ, उनकी ग्रोथ को एडमायर करता हूँ। बिल्कुल सर। और ये प्राउड की बात हम सब के लिए है कि एक योगी बाबा, रामदेव बाबा, उन्होंने एक ऐसी कहानी लिख दी कि कोई किसी की भी कैपेसिटी पे और किसी की कैपेबिलिटी पे उंगली नहीं उठा सकता कि ये क्या कर लेंगे। उन्होंने ये प्रूफ किया है। सर आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे सक्सेस का मतलब है टू मेक पीपल हैप्पी अराउंड मी। अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाना, उनको हैप्पीनेस देना। दिस इज़ ऑल अबाउट सक्सेस। और सक्सेस हमेशा भी कहते भी हैं कि खुशी कब मिलती है? जब आपकी वजह से कोई और मुस्कुरा दे, जब आपकी वजह से किसी और की ज़रूरत पूरी हो जाए, तभी आपके होने के मायने हैं, तभी वो सच्ची सफलता है, तभी वो रियल हैप्पीनेस है। राइटली सेड सर। एक आदत जो आप हर एंटरप्रेन्योर को अपना लेनी चाहिए, टू डू लिस्ट वगैरह तो हो गया सर, आप कुछ और? देखिए, एक आदत तो सबसे बड़ी एक लाइन की बात है कि शायद पहले आपने सुनी भी हो, सकता ना सुनी हो। आदमी उतना ग्रो कर सकता है जितना वो ग्रो करना चाहे, तो चाहत बड़ी कर ले। चाहत बड़ी कर ले, यस। सर एक मीन्स फिक्शनल है, अगर आप PM बना दिए जाएं और एक दिन के लिए, सर जो फिल्म भी आई थी, तो मतलब आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगा? क्या IT के लिए कुछ करना है? मतलब क्या आप सोचेंगे उस दिन? देखिए, हमारे देश की जो एक बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ कानून है तो बहुत ही बढ़िया, संविधान सबसे अच्छा, बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा गया, लेकिन कानून को तोड़ने में लोगों को जो मज़ा आती है, जो प्राउड फीलिंग आती है, वही हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अबाउट IT, क्योंकि रूल वहीं से बनते हैं, रूल ब्रेक वहीं होते हैं। तो ये तय हो जाए कि वी आर अ लॉ अबाइडिंग कंट्री एंड वी आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, तो IT फील्ड भी अच्छी हो जाएगी, सड़क पे चलना भी अच्छा हो जाएगा। देश में और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें हम लोग टेकन इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या जो सक्सेसफुल ज़्यादा बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, वो उसका एडवांटेज उठाते हैं और आम पब्लिक कहीं ना कहीं तकलीफ में रहती है। तो जो सबसे ज़रूरी है किसी भी देश, किसी भी सोसाइटी के लिए, नियम में बंध कर चलना, कानून का पालन करना, और
ना पालन होने पे सज़ा मिलना। दुर्भाग्य से इन तीनों ही फील्ड में हम फेलियर हैं। इसको एग्री करें या ना करें, बस दिस इज डैम फैक्ट कि हमारे देश में जो इतनी डेंस पॉपुलेशन की कंट्री है, वहाँ पर इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। जहाँ डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच समझ संस्कारों वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है कि एक देश एक कानून और एक तरह से उसका पालन। अनटिल अनलेस हम चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, चाहे 50 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, उसको बचाए रखना वुड बी अ टफ टास्क। सच में सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम शहर में हैं तो थोड़ा हम बेटर हैं, बट जो गांव में छोटे जगह पे जो लोग हैं उनको और भी कानून में जो डिफरेंसेस आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो, वो गलत है। और आपने बहुत ही बेसिक, अगर वो चीज़ ही सही हो गई, जो बाकी कुछ, दुबई इज एन अगर एग्जांपल। आपको पता चल जाए कि हेलमेट नहीं लगाने से आपका भी चालान हो सकता है, बेल्ट नहीं लगाने से आपका भी हो सकता है, आपका मतलब कि तमाम हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो अपने को पावरफुल समझते हैं, सड़क पे आप चलिए आपको अजीब लगेगा सर वो एटीट्यूड वाली जो चीज़ है ना, कि नहीं यार मैं तो, अच्छा लोग बाहर कह रहे हैं इंडिया है कुछ भी हो जाएगा, ये एटीट्यूड जब तक नहीं टूटेगा ना, तो बीइंग एज ए कंट्री हम कभी भी डेवलप कंट्री के रूप में नहीं आ पाएंगे, कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हो। बट जब तक एक एक सिटीजन के मन में ये भावना नहीं आएगी कि कानून सबके लिए बराबर से काम करता है, तब तक कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी समाज अपने आप को विकसित, बेहतर, सुरक्षित नहीं कह सकता। बिल्कुल सर, होपफुली कि हमारा ये पॉडकास्ट हमारे प्रधानमंत्री भी देखें और उन तक ये मैसेज पहुंचे कि बहुत ही एक क्लिप भेजी जाएगी, मैं इसमें उनको ट्वीट बराबर करता हूँ और आपको जाते जाते बात बता दूँ, विल बी वेरी हैप्पी। प्रधानमंत्री की चूंकि बात है, उन्होंने मेरा नारा लिया है इसलिए बताना जरूरी है जी। 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी नारा सुना होगा आपने? वो तो उस पे जिए हम। ये मेरे ही मुंह से निकला था, मैंने ही पहली बार इसको लिखा था, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया था। उस ट्वीट करने के बाद 5-10 बार मैंने उनको दोबारा ट्वीट किया कि सर मेरा नाम मन की बात में तो ले लीजिए। तो ये एक फॉर्चुनेट बात रही कि एक नारा जो मैंने प्रयागराज सिविल लाइंस व्यापार मंडल में शुरू किया वो नेशनल नारा बना। नाम लिया नहीं लिया इट हार्डली मैटर्स। इसके बाद एक रहें सेफ रहें, ये मैं 10 साल से लिख रहा था, अभी 6 महीने पहले फडणवीस जी ने लिया, फिर योगी जी ने लिया, तो एक रहें सेफ रहें ये भी एक नारा बना। तो सर क्या हम मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, हमारा कंक्लूजन तो हो चुका है हमारे सवालों का, बट क्या मैं आपको पॉलिटिक्स में भी देख सकता हूँ क्या 10-15 साल? जिस दिन देश में अच्छे लोगों की जरूरत होगी तो कोई कॉल कर लेगा। सर कॉल का वेट कर रहे हैं। सर ये हमारा डिस्कशन काफ़ी लंबा चला और आपका और भी कुछ इंगेजमेंट है, आपको मैं जाने दूंगा अब। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम कुछ ज़्यादा समय बिताएंगे। जी जी जी। तो सर स्टेक सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सिक्योरनेट एक ब्रांड है जो आप बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही जल्द नेशनल होने वाला है वो। इन दोनों से जुड़ना अगर कोई पार्टनर चाह रहा है, वैसे तो आपने सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत ही ओपन है, कोई आप पूछते ही नहीं, कोई भी चीज़ फ़ोन पे हो जाती हैं चीज़ें, बट फिर भी कुछ ऐसा रीज़न है जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, उधर मुझे कुछ पार्टनर देखने हैं, या फिर कोई क्राइटेरिया है, कुछ भी आप जो शेयर करना चाहें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर इज़ देयर फॉर ऑल द अनरिप्रेजेंटेड एरिया, और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से देश भर के जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें उनका स्वागत है। और एक्सक्लूसिव पॉलिसी है हमारी, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है जो आपको दूसरे किसी ब्रांड में गारंटीड नहीं है। हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ वही डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्हीं के साथ साथ हम लोगों ने 1,50,000 से बिज़नेस स्टार्ट करके 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक ले गए हैं अपने बिज़नेस को। तो इंडिया के तकरीबन साउथ में हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं अभी। तो जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो मुझे डायरेक्ट गूगल कर लेंगे तो दे विल फाइंड माई कंपनी, दे कैन मेल मी। वो मेरे नंबर 7309030979 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी भी तरह मुझसे जुड़ सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू एंड आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। जो देश भर का हमारा अनुभव है अब तक का वो आपके साथ साझा करेंगे और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की एक नई परंपरा लिखेंगे और कायम करेंगे। इससे बेहतर मैसेजिंग क्या हो सकती है कि सर आई एम श्योर कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और देखेंगे उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बिजनेस, ब्रांड और अपना व्यक्तित्व, इन तीनों का संगम है सर के पास। और अगर आप बिजनेस भी करते हैं या फिर उनके ब्रांड से जुड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, या फिर उन दोनों के अलावा भी अगर सर के साथ जुड़ते हैं सीखने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, तो बहुत स्कोप है
और कनेक्ट कर सकते हैं। सर की चीज़ें ओपन डोमेन में गूगल करके आप ढूंढ सकते हैं। उसके साथ हम भी एज ए मीडिया अवेलेबल हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और हम आपको सर के साथ और उनकी कंपनी और उनके लोगों के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। सर, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम पूर्ण विराम देंगे और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द कुछ और खबरें, कुछ और न्यूज़ और बहुत ही अच्छी बातों के साथ आपसे दोबारा बात करेंगे सर। निश्चित रूप से, बातें ही नहीं, कुछ बेहतर अच्छा काम करके देंगे। बिल्कुल सर। जाते जाते क्या कुछ मैसेज? बस जुड़े रहिए हमसे भी और अपनों से भी। बिल्कुल, बी कनेक्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। फोन Same पे here. और इक्का दुक्का Same here, बात same हमारा थोड़ा कम हुआ, इवेंट्स पे हम मिलते हैं जी हाँ, जी तो हाँ। बहुत कम बातें होती हैं और आज इससे ज़्यादा अच्छा एपिसोड नहीं बन सकता है, क्योंकि जो हमने सीखा है शिव शंकर सर से वो हमारे अपने काम में भी बहुत काम आने वाला है। आपके लिए तो आना ही आने वाला है, हमारे अपने काम को क्योंकि हम भी एक मीडिया कंपनी है और हमें भी ज़रूरत है कि हमें भी ज़्यादा लोग सुने, देखें और हमें प्यार करें। इसी उम्मीद के साथ टेक इट इजी विथ राजीव के इस खास एपिसोड में एक बार फिर हम साइन ऑफ करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और बहुत सारी बातें होंगी। टिल देन कीप इंस्पायरिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।